हेलो बच्चों, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। राइट, आज रक्षाबंधन है और बहनें बहुत प्यारी होती हैं और बहनें सीरियसली माँ का रोल प्ले करती हैं जब माँ नहीं होती तो बहनों के लिए एक लाइन है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र मुझे संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, आ मेरे पास आ क्या कुछ कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र मुझे संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। मुझे नहीं पता ये वीडियो आज अपलोड होगी या कल होगी, अगर कल होगी तो रक्षाबंधन आज है, मैं आपको हैप्पी रक्षाबंधन विश कर रहा हूँ। अब क्लास शुरू करते हैं बेटा। हाँ जी बच्चों, मैं आप लोगों को इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 के 1 शॉट्स दे चुका हूँ। अब हमारा आज 5th चैप्टर शुरू होना है बेटा, और 5th चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। ये चैप्टर के लिए मैंने एनिमेशन का यूज़ किया है ताकि आपको चैप्टर बोरिंग ना लगे बेटा। 1 शॉट में मुझे इसे कंप्लीट करना है, तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग द क्लास नाउ। लेट्स स्टार्ट द क्लास। बेटा जी, एक विलेज है मीना। क्या बोला मैंने? एक विलेज है मीना, और ये मीना विलेज कैसे राइज हुआ इसकी एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बतानी है। तो दिस इज अ विलेज मीना, और इसके अंदर यहां लोग काम कर रहे हैं, और ये विलेज की स्टोरी रूरल डेवलपमेंट की वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब बेटा, ये है मीना विलेज, जहां पे आप देख रहे होंगे इन्होंने वेल खोले हुए हैं, मतलब गड्ढे खोदे हुए हैं। बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा होता है, फिर ये लोग पानी निकालते हैं और इसे यूज करते हैं। राइट, यहाँ पे ये जो अपने सीनियर सिटीजन है भाई साहब, ये कह रहे हैं कि कितने यूथ जो हैं वो विलेज को छोड़ के सिटीज की तरफ जाते जा रहे हैं, अब हमें कुछ ना कुछ एक्ट करना पड़ेगा। राइट, एक्ट करने के लिए आंगनवाड़ी, सुना होगा आपने बेटा आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी की एक एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अनन्या, वो आई सरपंच से और गांव के जितने भी लोग हैं उनसे मिली और उनको बताया कि विलेज को डेवलप करना है, और विलेज में एजुकेशन, इरिगेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, इन चीज़ों पे फोकस करना है, और सभी विलेजर्स इसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब जब इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हुई, तो जब इंप्लीमेंटेशन हुई क्या हुआ? घर बने, स्कूल बने, और ये देखो आप 2 लेडीज जो हैं यहाँ पे पापड़ बना रही हैं और पापड़ बेचेंगे। तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है। क्या हो रहा है बेटा? वुमेन एम्पावरमेंट। रानी एक बच्ची है, उसने कहा मेरे विलेज में स्कूल खुल गया तो मैं स्कूल जाके बुक्स पढ़ सकती हूँ। तो ये एक तरीके की डेवलपमेंट है बेटा। राइट, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद ये राम सिंह जी हैं, राम सिंह जी कह रहे हैं अब हमें बारिश की वेट करने की जरूरत नहीं है हार्वेस्टिंग करने के लिए, वी कैन यूज रेन वाटर टैंक एंड ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन इस तरीके से होती है बेटा, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारा कराना है। राइट, अब ये जितने भी प्रोसेस हैं आप देख रहे होगे, यहाँ टेलरिंग हो रही है, जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर फोकस किया जा रहा है। राइट, टेलरिंग कर रहे हैं ये। ओके, तो वेलकम टू मीना। मीना मीन्स मीना विलेज। वेलकम टू मीना, द मॉडल ऑफ रूरल प्रोग्रेस। आप देख रहे होंगे बेटा 100% लिटरेसी आ गया। राइट, और यूथ जो है वो लैपटॉप पे काम कर रहा है। राइट, सड़कें अच्छी बन गई है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है बेटा, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट? रूरल डेवलपमेंट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है बेटा कि रियल डेवलपमेंट किसी भी विलेज में, रियल डेवलपमेंट तब स्टार्ट होती है जब वहां के लोग इनिशिएट करें, जब वहां के लोग खुद भी इन्वॉल्व हो डेवलपमेंट करने के लिए। तो देखो क्या लिखा है, रियल डेवलपमेंट स्टार्ट्स व्हेन विलेजर्स जो है बेटा वो पार्टिसिपेट करें, वुमेन एम्पावरमेंट हो, वुमेन एम्पावरमेंट समझ गए बेटा आप, वुमेन एम्पावरमेंट हो, और जो मॉडर्न चीजें वो लोकलाइज हो और लोकल विजडम बढ़े। तो फाइनली रूरल डेवलपमेंट कब होगा? जब बेटा हम ये देखेंगे उस विलेज के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि हमारा जो गांव है वो डेवलप हो। तो रूरल डेवलपमेंट मींस
इंप्रूविंग द ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। मैंने क्या बोला? रूरल डेवलपमेंट मींस इंप्रूविंग द ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। बहुत से बच्चे कहते हैं सर रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलप होना रूरल एरिया में? ना बेटा ना। रूरल डेवलपमेंट मींस इंप्रूविंग द ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ के ओवरऑल एस्पेक्ट पे फोकस करना। और ओवरऑल एस्पेक्ट्स में क्या आएगा बेटा? जैसे ड्रिप इरिगेशन, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे स्कूल्स खुलेंगे, रोड्स बनेंगी, इलेक्ट्रिसिटी पे काम होगा, ये सारी चीजें आएंगी। और रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर लाइक फिशिंग, डेयरिंग, IT, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये चीजें भी इंक्लूड होंगी। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ को डेवलप करना, रादर देन सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना इज नॉट अ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट मींस ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ को डेवलप करना। और ओवरऑल एस्पेक्ट में क्या आएगा बेटा? वुमेन एम्पावरमेंट, राइट, और जितनी भी चीजें मैंने अभी बताई आपको। तो रूरल डेवलपमेंट, ध्यान से बेटा, अब इसकी डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। मैंने क्या बोला? जरा एनसीईआरटी की डेफिनेशन बोल रहा हूं बेटा इसकी। रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कॉन्टिन्यूअस, रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस। अब यहां पे रूरल डेवलपमेंट में बेटा सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस लिखा है, SOCIO, सोशो, एंड इकोनॉमिक ECONOMIC। इकोनॉमिक प्रोसेस कैसे होगा? जब वुमेन इंपावरमेंट होगी, ऑब्वियसली वो कमाएंगे पैसा, जब पैसा कमाएंगे तो ऑब्वियसली ये इकोनॉमिक है। और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे फिशिंग हो गया, राइट, जैसे डेयरिंग हो गया, ये चीजें भी अगर रूरल एरिया में खुलेंगे तो वहां के लोगों को जॉब मिलेगी। जब जॉब मिलेगी तो उनके पास पैसा आएगा, उनके पास पैसा आएगा तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी। अब जब इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होती है, पैसा आता है, तो सोसाइटी में सोशल वेलबींग भी होता है। तो मैं कह सकता हूं रूरल डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल्ड सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस है। सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जब भी डेवलपमेंट होगी गांव में तो ऑफ कोर्स वहां के लोगों को इनकम आएगी, तो इकोनॉमिक है। जब उनकी इनकम आएगी तो उनकी सोशल वेलबींग बढ़ेगी, इसलिए वो सोशल भी है। तो ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है कि रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू continuous and comprehensive socio-economic process attempting to improve all aspect of rural life। क्या वर्ड यूज किया बेटा मैंने? all aspect of rural life। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना रूरल एरिया में। नो, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ और दूसरी नॉन फार्म एक्टिविटीज पे भी फोकस करना, ताकि गांव में, विलेज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी इनकम बढ़े। डेफिनेशन एक बार और, रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस। सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस क्यों? अभी बताया मैंने, राइट, अटेम्प्टिंग टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ, सभी एस्पेक्ट रूरल लाइफ के इंप्रूव होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? द टर्म रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स नॉट ओनली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में सिर्फ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगी यह कहना गलत है। रादर इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एस्पेक्ट्स विच इंप्रूव क्वालिटी ऑफ द पीपल इन द रूरल एरिया। कह रहा है रूरल डेवलपमेंट जो टर्म है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे फोकस करना, हमें सभी एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है। वो सारे एस्पेक्ट्स जहां पे गांव में, विलेज में जितने भी लोग रह रहे हैं रूरल एरिया में, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। तो मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी फोकस करना, उससे रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, इट एम at improving the social and economic condition of people in the village। इकोनॉमिक क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब डेवलपमेंट होगी लोगों के पास पैसा आएगा, रूरल एरिया में पैसा आएगा, उनका सोशल वेलबींग भी इंप्रूव होगा। तो फाइनली ये 3 पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी के हैं, और डेफिनेशन ये वाली लिखनी है बेटा हमने, क्योंकि एनसीईआरटी में यही लिखी है। और डेफिनेशन क्या है लास्ट टाइम? रूरल डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस ट्राइंग टू इंप्रूव ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ द रूरल लाइफ। समझ गए बेटा? वाई ओवरऑल एस्पेक्ट? क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में
एग्रीकल्चर के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी फोकस करना है, और रूरल एरिया में एग्रीकल्चर को इंप्रूव करो और नॉन फार्म एक्टिविटी, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, आईटी, इन सब चीजों पे भी फोकस करो। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी वहां पे अच्छी दो और वहां पे टूरिज्म का स्कोप भी रखो। तो अगर ऐसी सारी चीजें होंगी तो रूरल एरिया क्या हो जाएगा, डेवलप। और जो वो सीनियर सिटीजन थे अपने भाई, वो परेशान नहीं होंगे कि हमारे यूथ जा रहे हैं गांव से शहर। अब वो शहर नहीं जाएंगे, गांव में ही रहेंगे अगर उन्हें कमाने का साधन अपने विलेज में ही मिल जाएगा। तो दैट इज रूरल डेवलपमेंट। ओके, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब गांव में हमें डेवलपमेंट करनी है, रूरल एरिया को डेवलप करना है, उसका प्रोसेस क्या है भाई? सबसे पहला प्रोसेस पता है क्या है? ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करो। अब मेरे बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स? यार ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? जैसे मैं हूं, मेल फीमेल जितने भी लोग हैं ये ह्यूमन रिसोर्स हैं, राइट? मेल फीमेल होता है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करो। रूरल एरिया में स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स पे फीमेल लिटरेसी रेट पे फोकस करो, क्योंकि फीमेल लिटरेसी रेट रूरल एरिया में बहुत लो है। अगर आपको रूरल एरिया में डेवलपमेंट करनी है तो जो लेडीज हैं उनको उनका लिटरेसी रेट गांव में बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बेटा इसका, ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स में हमारे मेल और फीमेल दो आते हैं, राइट? और जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो बहुत लो है, और स्पेशली फीमेल के ऊपर फोकस करो, उनकी लिटरेसी रेट को इंप्रूव करो। इसकी थ्योरी पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखो। अब फीमेल लिटरेसी रेट है तो लैपटॉप आ गया भाई, राइट? मैं थ्योरी पढ़ता हूं, आप पिक्चर को फोकस करो। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड टू बी इंप्रूव थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। जो ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी है रूरल एरिया में, उसको हमें इंप्रूव करना है। कैसे करेंगे? पहला, प्रॉपर अटेंशन टू लिटरेसी रेट। और लिटरेसी रेट में सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है? फीमेल लिटरेसी रेट के ऊपर, ठीक है? बोलो। और दूसरा पॉइंट क्या है? बेटर हेल्थ फैसिलिटी फॉर द फिजिकल ग्रोथ। पढ़ाओ लिखाओ पर हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी हो, हॉस्पिटल हो, डिस्पेंसरी हो, ताकि लोग बीमार हो जाएं तो उनकी हेल्थ जल्दी से मेंटेन हो जाए। तो आपको सबसे पहला काम रूरल एरिया में क्या करना है कि रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मेल फीमेल दोनों होंगे, राइट? तो ह्यूमन रिसोर्स को आपको क्या करना है? बेटर करना है। आप कैसे करोगे? पहला पॉइंट, एजुकेशन अच्छी देके, और मेजरली फोकस किस पे करना है? विलेजेस के अंदर, रूरल एरिया में फीमेल लिटरेसी रेट के ऊपर। दूसरा, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी रखो ताकि फिजिकली भी फिट हो और दिमाग से भी फिट हो, इंटेलिजेंट हो। समझ गए बेटा? तो पहला स्टेप क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करो, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रूरल एरिया में बढ़ाओ, एजुकेशन देके और अच्छी हेल्थ सर्विसेज देके। दूसरा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत जरूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ रहा है देखो। मैंने कहा जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें इंप्लीमेंट्स दो। इंप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? ट्रैक्टर है, जैसे ये इंप्लीमेंट है, जैसे ट्रैक्टर है, दिस इज इंप्लीमेंट, ठीक है? ट्रैक्टर का यूज हो, ट्यूबवेल्स का यूज हो, पानी की दिक्कत ना रहे, राइट? इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो, रोड्स हाईवेज अच्छे बने हो, ये सारी सर्विसेज दें, राइट? तो इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया में डेवलप करें। रूरल डेवलपमेंट का दूसरा मेन प्रोसेस ये है। मैं थ्योरी पढ़ता हूं बेटा, एनसीईआरटी की थ्योरी है। इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स एंड फीडर रोड्स। फीडर रोड्स का मतलब क्या है? जैसे मैं कहता हूं, हम किसी भी हाईवे पे जाते हैं, ठीक है? हम जयपुर जा रहे हैं कि बहुत से हाईवे से जाते हैं, हम देखते हैं साइड में ना गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं। तो जो फीडर रोड होती है वो रोड होती है जो मेन हाईवे से कनेक्ट करती है। तो जितने भी विलेजेस हैं ना, उनके अंदर फीडर रोड होनी चाहिए कि जल्दी से वो 1-2 किलोमीटर चल के वो हाईवे से कनेक्ट हो जाएं, राइट? ताकि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा ना पड़े। तो मैंने क्या बोला? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड्स अच्छी बनानी है। रोड्स अच्छी बनाने के साथ साथ हमें फीडर रोड्स भी बनानी है। फीडर रोड्स वो रोड होती है बेटा जो मेन हाईवे से कनेक्ट करती हैं। तो जितने भी विलेजेस हैं ना, उनकी विलेज से 1-2 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे से कनेक्ट हो जाना चाहिए। 1-2 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर विलेज से हम हाईवे से कनेक्ट कर दें उस विलेज को, तो दैट इज अ फीडर रोड। तो फीडर रोड इज अ रोड जो मेन हाईवे से कनेक्ट करती है विलेज को।
समझ गए? तो फीडर रोड्स डेवलप करो, ओके, अच्छी फैसिलिटी दो, ओके। इंफॉर्मेशन डिसीमेशन, इंफॉर्मेशन डिसीमेशन का मतलब क्या है? जो फार्मर्स है ना, वो रूरल एरिया में बैठे हैं, उनको नहीं पता कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या एडवांसमेंट आ रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये उनको नहीं पता। तो भैया गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इंफॉर्मेशन डिसीमेशन करना चाहिए। डिसीमेशन मतलब कि जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एग्रीकल्चर सेक्टर या नॉन फार्म सेक्टर्स में आ रही हैं, वो इंफॉर्मेशन डिसीमेट करो, स्प्रेड करो रूरल एरिया में, विलेजेस को। तो ये दूसरा पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट क्या था बेटा? अगर मुझे रूरल एरिया को डेवलप करना है तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करूंगा, रूरल एरिया में जो लोग हैं उनको डेवलप करूंगा। और स्पेशली हमारे देश में फीमेल लिटरेसी रेट पे फोकस करना बहुत जरूरी है रूरल एरिया में। और फीमेल लिटरेसी रेट पे फोकस होगा तो जितनी भी वुमेन एम्पावरमेंट वाली जॉब्स हैं, फिशिंग, डॉल मेकिंग, मशरूम कल्टीवेशन, इसके ऊपर फोकस करके, या जो पापड़ बना रहे थे वो मैंने बताया था आपको, राइट? लिज्जत पापड़ की स्टोरी भी ऐसी ही शुरू हुई थी। चलो आउट ऑफ द बॉक्स है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा लिज्जत पापड़ के बारे में, बस ये बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहला रूरल एरिया में डेवलपमेंट करने का पॉइंट है, वहां पे जो लोग रहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स रहते हैं, उनको डेवलप करो और स्पेशली फीमेल लिटरेसी रेट पे फोकस करो और हेल्थ फैसिलिटी अच्छी दो। दूसरा पॉइंट क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है बेटा। रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। हम कर लेंगे मेन हाईवेज जो हैं, राइट? तो जितने भी विलेजेस हैं, विलेजेस को हाईवे के साथ इमीडिएट कनेक्ट करो 2-3 किलोमीटर के अंदर। ये ना हो कि मेरा विलेज है, मुझे 20 किलोमीटर जाना पड़ रहा है हाईवे से कनेक्ट करने के लिए, ऐसा नहीं। भैया कहने का मतलब क्या? आपको फीडर रोड्स बनानी पड़ेंगी। फीडर रोड्स मतलब वो रोड्स जो मेन हाईवे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप विलेजेस के पास फीडर रोड्स बना देंगे जो मेन हाईवे से कनेक्ट हो जाएगी, तो गाँव से शहर आराम से बंदा पहुंच पाएगा और यहां आके वो चीजों को देख पाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं, राइट? और दूसरा, जो विलेजेस नहीं आ सकते तो गवर्नमेंट जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंजेस आ रहे हैं वो इंफॉर्मेशन को डिसीमेट करे। डिसीमेशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन को रूरल एरिया में जाके स्प्रेड करे। समझे बेटा? पक्का? ओके। तीसरा पॉइंट है लैंड रिफॉर्म्स। अब मेरे प्यारे से बच्चों, चैप्टर नंबर 2 तो तुम्हें आता ही होगा, पर मैं कैसे मान लूं तुम्हें आता है? नहीं मान सकता मैं, राइट? इसीलिए मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा। चैप्टर नंबर 1 और 2 में आपने पढ़ा होगा, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहला स्टेप जो हमें उठाना है रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, हमें लैंड रिलेशन जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है उसे एलिमिनेट करना है। जमींदार और टेनेंट के बीच में जो पंगा है उसे सॉल्व करना है सबसे पहला। तो एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लैंड रिलेशन। दूसरा पॉइंट, एक्चुअलाइजेशन ऑफ लैंड टू द टिलर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्चुअलाइजेशन ऑफ लैंड टू द टिलर। आप लोगों को लैंड सीलिंग याद है बेटा? आप लोगों को लैंड सीलिंग याद है? लैंड सीलिंग क्या था कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लैंड हर किसी फार्मर के पास होना चाहिए, ये फिक्स कर देती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने लेट इट सपोज फिक्स किया कि हर फार्मर के पास 1000 एकड़ ऑफ लैंड होना चाहिए। अब 1000 एकड़ ऑफ लैंड से ज्यादा किसी के पास भी है तो गवर्नमेंट उससे गवर्नमेंट रेट पे वापस ले लेगी, राइट? और उसको पैसे दे देगी जो सरकारी रेट चल रहा है, जो गवर्नमेंट का रेट चल रहा है। जैसे मैं कहता हूं मैं एक गरीब फार्मर हूं, ठीक है, मैं जमींदार के पास गया कि भाई जमींदार मेरे को ना कल्टीवेशन करनी है, मेरे पास क्रॉप्स के लिए पैसे नहीं है, फर्टिलाइजर्स के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे तू पैसे दे दे यार। जमींदार कहता है ठीक है भाई मैं तुझे पैसे दे दूंगा, पर तुझे अपनी जो लैंड है वो मॉर्गेज पे रखनी पड़ेगी एज अ कोलैटरल। कोलैटरल मतलब तुझे अपनी जो जमीन है, हिंदी में बोलते हैं गिरवी रखनी पड़ेगी मेरे पास, एज अ मॉर्गेज, एज अ कोलैटरल रखनी पड़ेगी। अब वो फार्मर था, ठीक है जमींदार बाबू ले लो यार आप, तो वो क्या किया, उससे उसने अंगूठा लगवा लिया, राइट? कि अगर तू राइट टाइम पे पैसे नहीं दे पाया तो भैया मैं डबल इंटरेस्ट लगा लूंगा, और तू फिर भी नहीं दे पाया तो तेरी लैंड मेरी हो जाएगी, उससे अंगूठा लगवा लिया। अब वो बेचारा फार्मर क्या करता, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उसने कहा ठीक है जी। आपको बताएं एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है, थ्रू आउट सब कुछ सेम नहीं रहता। कभी ड्रॉट है, जब बारिश चाहिए तब बारिश नहीं हो रही, जब धूप चाहिए तब बारिश हो जाती है। तो एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है। फार्मर जमींदार से जब भी पैसा लेते थे ना, कभी दे ही नहीं पाते थे बेचारे। तो ऑब्वियसली जब वो पैसे नहीं दे पाए तो जमींदार ने क्या किया, उनकी लैंड को हड़प लिया, ले लिया, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पेनल्टी लगाते गए, अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करते गए, क्योंकि बेचारे फार्मर को तो कुछ नहीं पता ना, तो लैंड छीन ली। अब लैंड छीन ली किसकी, उस गरीब फार्मर की। तो वो फार्मर जो है ना टिलर है,
TILLR। और टिलर वो होता है जिसकी जमीन छिन जाती है क्योंकि वो पैसे नहीं दे पाता। अब लैंड सीलिंग में मैंने आपको क्या बताया था? लैंड सीलिंग में मैंने बताया था कि लैंड सीलिंग होता है कि गवर्नमेंट एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लैंड हर किसी के पास होना चाहिए, हर फार्मर के पास होना चाहिए, ये फिक्स कर लेती है। अब जैसे मैं कहता हूं एक बंदा है, एक जमींदार है, उसके पास 20,000 एकड़ ऑफ लैंड है। गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि एक फार्मर के पास 1000 एकड़ ऑफ लैंड होनी चाहिए, पर उस जमींदार के पास 20,000 एकड़ ऑफ लैंड है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उससे 19,000 एकड़ ऑफ लैंड खरीद लेगी सरकारी रेट पे। ऑब्वियसली सरकारी रेट कम ही होता है मार्केट से, सरकारी रेट पे खरीद लेगी। और वो जो 19,000 एकड़ ऑफ लैंड गवर्नमेंट के पास आएगी, गवर्नमेंट उसे गरीब फार्मर्स को दे देगी, क्योंकि जमींदारों ने ही छीनी थी, वापस टिलर्स को उनकी जमीनें दे देगी। जैसे मैं एक गरीब फार्मर हूं, मेरे पास 500 एकड़ ऑफ लैंड है, गवर्नमेंट ने फिक्स कितनी करी हुई है? 1000 एकड़ ऑफ लैंड। मेरे पास कितनी है? 500 एकड़ ऑफ लैंड। तो गवर्नमेंट ने उस जमींदार से 20,000 एकड़ ऑफ लैंड है उसके पास, और गवर्नमेंट ने फिक्स किया है हर किसी के पास 1,000 एकड़ ऑफ लैंड होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उस जमींदार से 19,000 एकड़ ऑफ लैंड खरीद ली। अब तुम कहोगे कैसे खरीद सकते हैं? यार आपको पता है जहाँ जहाँ से मेट्रो जा रही है, और मेट्रो जहाँ से जा रही है, अगर किसी का घर आ रहा है, किसी की बिल्डिंग आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो ये लॉ है कि जब भी देश की डेवलपमेंट के लिए कोई भी जगह आएगी उसमें देश को प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट? तो जहाँ जहाँ मेट्रो गई, बहुत सी जगह ऐसी थी वहाँ पे लोगों की प्रॉपर्टीज़ थी, गोडाउन्स थे। अब भैया क्या हुआ? वो मेट्रो में आ गए, तो मेट्रो वाले ने, गवर्नमेंट ने पैसे तो दिए, पर पैसे कौन से दिए? सरकारी रेट। सरकारी रेट मतलब कैश में नहीं, वाइट की वैल्यू, जो रजिस्ट्री वैल्यू चल रही है वो दी। तो ऐसी जो जमींदार है उसके पास 20,000 एकड़ ऑफ लैंड है, और गवर्नमेंट ने फिक्स करी है हर किसी के पास 1000 एकड़ ऑफ लैंड होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? 20,000 एकड़ ऑफ लैंड में से 19,000 एकड़ ऑफ लैंड ले ली जमींदार से। सर अगर वो नहीं देगा, प्यार से मानना पड़ेगा, बेटा सरकार मांग रही है, देना पड़ेगा। तो भैया 19,000 एकड़ ऑफ लैंड गवर्नमेंट ने उस जमींदार से ले ली, और उससे जो गवर्नमेंट सरकारी रेट है वो दे दिया। अब 19,000 एकड़ ऑफ लैंड गवर्नमेंट क्या करेगी? वो गरीब फार्मर्स जो टिलर्स हैं, जिनसे इन जमींदारों ने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करके पैसे, उनकी जमीन ले ली थी, उनको वापस कर देगी। तो जो पॉइंट लिखा है ना, वो ये लिखा है एक्चुअलाइजेशन ऑफ लैंड टू टिलर। टिलर को उनकी लैंड वापस दिलवानी, ये लैंड रिफॉर्म्स का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और वो कैसे किया गवर्नमेंट ने? लैंड सीलिंग के थ्रू। कैसे किया? लैंड सीलिंग के थ्रू, कि गरीब फार्मर्स को उनकी लैंड वापस करी। जमींदार के पास जितनी एक्स्ट्रा लैंड है, जितनी अलाउड है, उससे जो एक्स्ट्रा लैंड है उससे खरीदी गवर्नमेंट रेट पे, और वो दे दी किसको? गरीब फार्मर्स, टिलर्स को वापस। तो एक्चुअलाइजेशन ऑफ लैंड टू द टिलर। अब टिलर के पास जब लैंड आएगी तो उस पर वो कल्टीवेशन करेगा, कल्टीवेशन करेगा तो पैसे कमाएगा, पैसे कमाएगा तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी तो उसके साथ साथ उसकी सोशल कंडीशन भी सुधरेगी, क्योंकि पैसा आता है तो सोशल वेलबींग तो बेटा हो ही जाता है। समझ गए? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट क्या लैंड रिफॉर्म्स में? पहला पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशंस। दूसरा पॉइंट क्या है? एक्चुअलाइजेशन ऑफ गोल ऑफ लैंड टू द टिलर। टिलर के पास उसकी लैंड वापस पहुंचानी। कैसे पहुंचाएंगे बेटा? लैंड सीलिंग के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? लैंड सीलिंग के थ्रू। तीसरा पॉइंट, इंप्रूवमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। मैंने बताया सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे बढ़ेगी? जो गरीब फार्मर्स हैं, अगर उनके पास लैंड का बेस बढ़ जाएगा, जैसे मैं गरीब फार्मर हूं, मेरे पास 400 एकड़ ऑफ लैंड है, गवर्नमेंट ने अलाउड करी हुई है 1000 एकड़ ऑफ लैंड, मेरे पास 400 एकड़ ऑफ लैंड है, तो गवर्नमेंट ने जमींदार से 19,000 एकड़ ऑफ लैंड खरीदी थी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मेरे पास अगर 400 एकड़ ऑफ लैंड है तो गवर्नमेंट मुझे 600 एकड़ ऑफ लैंड दे देगी बहुत कम प्राइस पे, या मुझे बोलेगी कोई नहीं, तेरे को लैंड दे दी, तू कल्टीवेशन कर, बाद में धीरे धीरे देता रही हो। समझे मेरी बात? तो एक बंदा है, उसके पास 600 एकड़ ऑफ लैंड है, तो गवर्नमेंट उसे कितनी लैंड देगी? 400 एकड़ ऑफ लैंड। 400 क्यों? क्योंकि स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लैंड कितना फिक्स करा है गवर्नमेंट ने? 1000। सो 1000 किया था, एग्जांपल ले रहा हूं यार। अगर गवर्नमेंट ने बोला हर फार्मर के पास 1000 एकड़ ऑफ लैंड होना चाहिए, अगर मेरे पास 400 एकड़ ऑफ लैंड है तो गवर्नमेंट मुझे 600 एकड़ ऑफ लैंड दे देगी, राइट? अगर किसी के पास 800 एकड़ ऑफ लैंड है, गवर्नमेंट उसे 200 एकड़ ऑफ लैंड देगी। अगर किसी के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है तो गवर्नमेंट उसे पूरी 1000 एकड़ ऑफ लैंड देगी। तो मेन गोल लैंड रिफॉर्म्स का क्या था? एक्चुअलाइजेशन ऑफ लैंड टू द टिलर। लैंड टिलर को वापस पहुंचानी, जो जमींदार ने हैवी इंटरेस्ट चार्ज कर से उससे छीन ली थी।
ठीक है सर, फार्मर से पैसे नहीं लेगी गवर्नमेंट जब ये दे देगी। गवर्नमेंट को फार्मर की मदद करनी है, जिनके पास होंगे उनसे ले लेगी, जिनके पास नहीं होंगे उनसे नहीं लेगी। अगर वो देना चाहेंगे तो धीरे धीरे इजी इंस्टॉलमेंट में पैसे गवर्नमेंट ने कहा हम एक्सेप्ट कर लेंगे, पर मेजरली फ्री में दी थी। तो एक्चुअलाइजेशन ऑफ लैंड टू द टिलर, अब जो टिलर है उसके पास लैंड आया, उसका लैंड बेस बढ़ा। अब लैंड बेस बढ़ेगा तो कल्टीवेशन करेगा, कल्टीवेशन करेगा तो पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी। अब इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होती है तो मैंने क्या बोला, सोशल कंडीशन भी इंप्रूव हो जाती है। तो मेरे बच्चों देखो क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल पुअर बाय वाइडनिंग द लैंड बेस। बेटा जरा समझने वाली बात है, गहराई वाली बात है। बाय वाइडनिंग द लैंड बेस मतलब लैंड बेस को वाइड कर दिया, बढ़ा दिया। लैंड बेस कैसा बढ़ गया फार्मर्स का, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिनके पास लैंड कम थी उनको लैंड दे दी, समझ गए। अब उन्हें लैंड देंगे तो उनका लैंड बेस बढ़ेगा, अब वो कल्टीवेशन करेंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी, इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी तो सोशल भी इंप्रूव हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ेगी। समझ गए बेटा, पक्का। तो ये है मेरा लैंड रिफॉर्म्स। तो मैंने पहले बताए थे बेटा, पहला पॉइंट क्या बताया था, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करो, राइट, रूरल एरिया में। दूसरा, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो। तीसरा, रूरल एरिया में लैंड रिफॉर्म्स जो है उस पर फोकस करो, और जो गरीब फार्मर्स हैं, टिलर्स हैं, उनकी लैंड उन्हें वापस दो। अगर उनकी लैंड उन्हें वापस मिलेगी, अपनी खुद की लैंड हो जाएगी उनकी, तो वो कल्टीवेशन करेंगे, उनकी इकोनॉमिक सोशल दोनों कंडीशन इंप्रूव होगी। डेवलपमेंट का नेक्स्ट पॉइंट है एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। हमें पता है 30% पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो गवर्नमेंट एलिवेशन पॉवर्टी प्रोग्राम्स निकाले जिसमें जितने भी लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज दे, स्किल मैनेजमेंट कोर्सेज करे रूरल एरिया में, ताकि उन लोगों की जॉब लगे और वो पॉवर्टी से ऊपर निकल पाए। तो नेक्स्ट पॉइंट इज एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। लास्ट पॉइंट है बेटा डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। रिसोर्स कौन होते हैं बेटा, लोग। हम क्या करें, रूरल एरिया में प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को बढ़ाएं। और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं बेटा, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी, नॉन फार्मिंग पे भी फोकस करें, जैसे लेदर मेकिंग, राइट, जैसे फिशिंग, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर का काम रूरल एरिया में शुरू करें। ये सारी चीजें नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे भी फोकस करें। तो मेरे बच्चों, मैंने सबसे पहले आपको बताया था रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन। क्या थी रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन? रूरल डेवलपमेंट इज द कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस। कॉन्टिन्यूसली आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को रूरल एरिया में। तो मैंने क्या बोला, रूरल डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस, जिसका एम क्या होता है, टू इंप्रूव द ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। रूरल लाइफ के ओवरऑल एस्पेक्ट को इंप्रूव करना इज अ रूरल डेवलपमेंट। एंड रूरल डेवलपमेंट डजंट मीन सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करना, एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा नॉन फार्म सेक्टर्स पे भी फोकस करना। ये थी डेफिनेशन रूरल डेवलपमेंट की। अब मेरे बच्चों, मैंने एक मीना विलेज का एग्जांपल लिया था, मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप उसको देखना कि मीना विलेज जो था, मीना विलेज का नाम है, वहां पे क्या बताया गया कि भैया यूथ छोड़ के जा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, गड्ढा खोद के पानी, बारिश का पानी भरता है, फिर उसमें से निकाल के पीने का पानी पीते हैं, राइट। तो और ये चीजें हो रही हैं, तो वहां के जो विलेजेस हैं उन्होंने सोचा कि यार ऐसे तो विलेज खत्म ही हो पाएगा, हमें एक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्ट करना पड़ेगा। तो क्या बोला मैंने कि जो रूरल डेवलपमेंट है ना, वो लोग जो रूरल एरिया में रह रहे हैं उनका इनिशिएटिव भी होना चाहिए, उनकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए। बिना उनके एफर्ट के रूरल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। फिर मैंने आपको ये 4 पॉइंट बताए रूरल डेवलपमेंट के प्रोसेस को। पहला, ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करो, हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस करो रूरल एरिया में, स्पेशली फीमेल लिटरेसी रेट पे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, लैंड रिफॉर्म्स लाओ, मिडल मैन को खत्म करो, डायरेक्टली गवर्नमेंट फार्मर्स से कॉन्टैक्ट करे। और मैंने क्या बोला, एक्चुअलाइजेशन ऑफ लैंड टू द टिलर, लैंड सीलिंग के थ्रू टिलर को उसकी लैंड वापस दिलवाओ। एलिवेशन पॉवर्टी प्रोग्राम्स निकालो और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को डेवलप करो, फार्म नॉन फार्म दोनों में। ठीक है बेटा। अब बेटा, ये था हमारा रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन और रूरल डेवलपमेंट का प्रोसेस। अब मेरे बच्चे, नेक्स्ट है रूरल क्रेडिट एंड इट्स सोर्सेस। यार, जब रूरल एरिया में फार्मर को पैसा चाहिए होता है, और क्यों चाहिए होता है, क्रेडिट पे पैसा क्यों चाहिए होता है? क्योंकि बेटा क्रॉप सोइंग
और क्रॉप हार्वेस्टिंग में एक टाइम गैप होता है। उस टाइम गैप के बीच में भी उसके खर्चे होंगे बेटा, दाल रोटी तो उसे भी खानी है, घर के खर्चे भी करने हैं, तो उसको क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। क्रेडिट दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नॉन इंस्टीट्यूशनल वो होता है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता, इंस्टीट्यूशन वो होता है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। बेटा जी सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। इन एग्रीकल्चर फार्मर्स आर स्ट्रॉन्ग नीड, एग्रीकल्चर में फार्मर्स स्ट्रॉन्ग नीड में किस चीज की? क्रेडिट की। किस चीज की? क्रेडिट की। क्यों? क्योंकि बेटा एक टाइम गैप होता है किसके बीच में? क्रॉप सोइंग में और रियलाइजेशन ऑफ इनकम में। जब आप क्रॉप को सो कर रहे हो उसके बाद वो हार्वेस्ट होगी, फिर वो मार्केट में बेची जाएगी, फिर आपकी इनकम रियलाइज होगी, हाँ या ना? तो एक टाइम गैप है। अब वो टाइम गैप के बीच में बेचारा फार्मर्स कैसे सरवाइव करेगा? तो फार्मर बोरो करेगा सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, इंप्लीमेंट्स के लिए। इंप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होती हैं, राइट, पानी जिससे, तो वो क्या होते हैं? एक तरीके से इंप्लीमेंट्स। और फैमिली के खर्चे भी करने हैं, जैसे घर में मैरिज आ गई, डेथ होगी, रिलीजियस सेरेमनी है, तो इतनी सारी चीजें हैं, तो फार्मर को तो पैसे चाहिए क्योंकि एक गैप है क्रॉप सोइंग और रियलाइजेशन ऑफ इनकम में। तो क्रेडिट तो भैया चाहिए, रूरल क्रेडिट। ओके, अब सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, इन सोर्सेज से क्रेडिट मिलेगा। सबसे पहला नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, दो सोर्सेज होते हैं, राइट। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो होता है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, और इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। नॉन इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन आते हैं? मनी लेंडर्स आते हैं जो हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, रिलेटिव्स आते हैं। अब रिलेटिव से मैंने क्रॉप सोइंग के टाइम में पैसा ले लिया और मैंने अपने रिलेटिव को बोला कि भाई मैं जब हार्वेस्टिंग कर दूंगा ना तो मैं अपनी क्रॉप्स को बेच के तुझे पैसे दे दूंगा। तो ये एक तरीके का इनफॉर्मल लोन है, इस पे रिलेटिव कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, राइट। तीसरा है ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। शुरू करते हैं। देखो पहला तो था मनी लेंडर्स, इतने खतरनाक होते हैं तुम्हें पता है, शक्ल भी वैसी बनी हुई है, और वो लूटते थे फार्मर्स को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से ही। जो मनी लेंडर्स हैं वो मेजर फॉर्म ऑफ फार्म क्रेडिट देते आए हैं, ठीक है। मेजर प्रोपोर्शन मनी लेंडर्स फार्मर्स को देते हैं और वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और जो पीजेंट्स होते हैं, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स, जो फार्मर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक्सप्लॉइट करते हैं। क्वाइट फ्रीक्वेंटली ये मनी लेंडर्स जो फार्मर होता है उसके अकाउंट को मैनिपुलेट करते हैं बिना उसकी नॉलेज में डाले, और उसकी जमीन को हड़प लेते हैं। समझ गए बेटा? लैंड सीलिंग में बताया था ये वाली बात। नेक्स्ट है बेटा रिलेटिव्स। अब रिलेटिव से ले लिया, रिलेटिव को बोला भाई कि मैं तेरे से ले रहा हूं एक इनफॉर्मल लोन और मैं इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा, भाई तू तो मेरा भाई है, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा, और जैसे ही मेरी हार्वेस्टिंग हो जाएगी मैं बेच दूंगा, अपने क्रॉप पैसे आएंगे मैं तुझे दे दूंगा भाई। तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। फिर उसके बाद ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। अब भैया ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट क्या होते हैं? ये बेचारा फार्मर है, फार्मर को ये ट्रेडर और कमीशन एजेंट कहते हैं कि भैया हम तेरे को पैसे दे देंगे कल्टीवेशन के लिए, पर तुझे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि जब तू अपनी क्रॉप्स बेचेगा वो क्रॉप्स का 20 या 30% या 50% क्रॉप तू मुझे जितने में तू बेचेगा उससे 40% कम प्राइस पे देगा। समझ रहे हो? इसमें भी बेचारे फार्मर को क्या है? नुकसान ही है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है? ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट्स वो होते हैं जो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फार्मर के साथ कि हम तुझे पैसे दे देंगे, पर तू ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिटर्न कंडीशन डालेंगे कि भैया जब तू अपनी क्रॉप्स बेचेगा, हार्वेस्ट करेगा, जब बेचेगा क्रॉप्स, उससे जो पैसा मतलब जो क्रॉप बेचेगा उसमें से 40% या 30% क्रॉप जो है तू मार्केट प्राइस से 40% कम प्राइस में हमें देगा। अगर करता है तो ले ले पैसे अभी, वरना कोई बात। तो ये हैं ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट। नेक्स्ट है रिच लैंडलॉर्ड। ये भी बहुत परेशान करते थे फार्मर्स को। ये वही मनी लेंडर्स की तरह ही होते थे बेटा, जो मार्जिनल और जो स्मॉल टेनेंट्स होते थे, टेनेंट्स मतलब टिलर्स होते थे, वो लैंडलॉर्ड के पास जाते थे अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए, और ये भी क्या करते थे? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बोला फार्मर को क्रेडिट की जरूरत है। क्रेडिट दो जगह से मिलते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन होंगे? पहला मनी लेंडर्स, दूसरा रिलेटिव्स, तीसरा ब्रोकर्स एंड कमीशन एजेंट,
चौथा रिच लैंडलॉर्ड्स। ये 4 नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। अब मेरे बच्चों मुझे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बताने हैं। अब जैसी वर्ड आएगा बेटा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, तो इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में समझाने से पहले, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को समझाने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। पहली बात तो नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो चीज प्राइवेट सेक्टर संभाल रहा था उसको गवर्नमेंट अगर टेक ओवर कर लेती है, दैट इज नोन एज टू बी अ नेशनलाइजेशन। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, टाटा एयरलाइंस 1932 में आई थी। कब आई थी? 1932 में टाटा एयरलाइंस शुरू हुई थी। जैसी 1947 में इंडिपेंडेंस मिली तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने टाटा एयरलाइंस खरीद ली और उसका नाम एयर इंडिया कर दिया। रिसेंटली 4 साल पहले एयर इंडिया दोबारा से टाटा ने खरीद ली। वो तो बहुत बात की बात होगी, मैं अभी ये समझाना चाह रहा हूं कि जो चीज प्राइवेट सेक्टर पहले खुद अपने कंट्रोल में रखता था, गवर्नमेंट ने उसे अगर टेक ओवर कर लिया, दैट इज नोन एज टू बी अ नेशनलाइजेशन। जो टाटा ग्रुप का टाटा एयरलाइंस थी 1947 में, 1932 में टाटा एयरलाइंस शुरू हुई। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने एयरलाइंस टाटा से खरीद ली। तो जो वो टाटा से एयरलाइंस खरीदी है, प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट ने खरीद ली, तो दैट इज नोन एज नेशनलाइजेशन। क्या होगा? नेशनलाइजेशन। समझ गए बेटा? अब यहां पे हम बात कर रहे हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की। 1969 से पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते थे, और वो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते थे ना, वो लोन जो है ना, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को ही देते थे, गरीब फार्मर्स को 2-3% आउट ऑफ टोटल देते थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा यार ये बहुत ज़्यादा हो गया यार, एग्रीकल्चर सेक्टर इज मेनली लाइवलीहुड, उस 69 में भी ये बहुत ज़्यादा हो गया यार। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1969 में ये जितने भी प्राइवेट बैंक थे ना, इनको टेक ओवर कर लिया और नेशनलाइज हो गया। और उसके बाद हमारे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक आए, पीएनबी, एसबीआई, ये सारे बैंक उसके बाद आए। तो नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जो कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर से चीज लेके गवर्नमेंट अपना काम शुरू कर ले, दैट इज नोन एज नेशनलाइजेशन। और नेशनलाइजेशन का एक्ट बना था 1969 में, और नेशनलाइजेशन के एक्ट के थ्रू जितने भी प्राइवेट बैंक्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए थे बेटा? गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग हो गए थे। दैट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। और क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि 1969 से बिफोर प्राइवेट सेक्टर लेंडर होते थे, लेंडर मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक होते थे, और वो फोकस सिर्फ इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर पे करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन ही नहीं देते थे। तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। थ्योरी भी पढ़वाऊंगा बेटा, सुनो। नेशनलाइजेशन रेफर्स टू ट्रांसफर, आई रिपीट, नेशनलाइजेशन रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट सेक्टर एसेट्स टू बी ऑपरेटेड और ओन्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इन इंडिया द बैंक्स विच आर प्रीवियसली फंक्शंस एट प्राइवेट सेक्टर, इंडिया में वो बैंक जो पहले प्राइवेट सेक्टर थे वो ट्रांसफर हो गए पब्लिक सेक्टर में। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनलाइजेशन के एक्ट के थ्रू उन्हें खरीद लिया, एंड दस द नेशनलाइज बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस। द बैंक वर नेशनलाइज, बैंक को नेशनलाइज क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि जो बैंक्स थे वो मेनली कैटर कर रहे थे, लोन दे रहे थे किसको? बिग बिजनेस हाउसेस को, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे थे, और एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लैग बिहाइंड था, उन्हें दे ही नहीं रहे थे पैसा, राइट? अब देखो, द लोन बाय कमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्री 1969 से बिफोर जो लोन कमर्शियल बैंक इंडस्ट्री को देते थे 51 से लेके 68 तक, वो बेटा 34% से 68% तक था इंडस्ट्रीज को, और एग्रीकल्चर सेक्टर को लेस देन 2% का लोन देते थे, मतलब ना के बराबर लोन देते ही नहीं थे। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक पे कंट्रोल लेना था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने 14 मेजर लेंडर्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर के 1965 में उनको अंडरटेक कर लिया, उन्हें ले लिया। पहले 14 किए, फिर 1980 में 6 और बैंक्स को क्या किया बेटा? नेशनलाइज किया। तो दैट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। गॉट इट? इंपॉर्टेंट है बेटा ये बात, राइट? ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा आपको। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। फिर मैंने बताया भी प्री 1969 बैंकिंग, पोस्ट 1969 बैंकिंग। प्री 1969 बैंकिंग में
ओनरशिप प्राइवेट ओन्ड थी, फोकस था अर्बन और वेल्दी लोग, लेंडिंग कंसंट्रेट होती थी बिजनेस हाउसेस को देते थे, जैसे टाटा बिरला होते थे तब। लिमिटेशन क्या थी, जो रूरल आउटरीच थी वो बहुत कम थी, रूरल एरिया में फार्मर्स को पैसा नहीं देते थे। जैसी 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ, रूरल प्रायोरिटी सेक्टर्स पे भी फोकस किया गया, आरबीआई ने अपना रोल रूरल एरिया में भी बढ़ाया और फाइनेंशियल इंक्लूजन रूरल एरिया में भी हुई। अब वो कैसे कैसे हुई हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969 में हुआ था। और नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो चीज प्राइवेट सेक्टर संभाल रहा है, गवर्नमेंट ने उसे खरीद लिया। क्यों खरीद लिया बैंकिंग के अंदर? क्योंकि ये फोकस किस पे कर रहे थे, सिर्फ बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे लोन नहीं दे रहे थे, लेस देन 2% लोन उनको दे रहे थे। तो इसलिए सरकार को 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करना पड़ा। तो जो मेजर चेंज है हमारे बैंकिंग सेक्टर में वो 1969 में आया जब बैंक्स नेशनलाइज हुए। सुनो, द मेजर चेंज अकर्ड आफ्टर 1969। 1969 के बाद मेजर चेंज आया बेटा, राइट। गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, जो फार्मर्स है ना उन्हें सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को लोन देना ताकि उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और वो अपनी इनकम को मैक्सिमाइज कर सकें। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक क्यों किया गया? क्योंकि रूरल एरिया में फार्मर्स को सस्ते रेट पे इंटरेस्ट दिया जाए और जो फार्मर्स हैं उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़े। ये मेन मोटिव था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करने का। अब बेटा एक कदमश्री वुमेन ओरिएंटेड बैंक था। ये एक कम्युनिटी थी बेटा जिसके अंदर ये केरला में हुई थी। कदमश्री कहां का है बेटा? केरला में हुआ है, इट्स इन केरला। और इसके अंदर क्या होता था कि जितने भी ये बैंक खुला था, एक छोटा सा मिनी बैंक, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं स्पेशली वुमेन, वो क्या करें, छोटा सा अमाउंट थ्रिफ्ट करें। थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रिफ्ट? थ्रिफ्ट का मतलब होता है सेविंग। क्या होता है बेटा? सेविंग। कि अगर रूरल एरिया में जो लेडीज हैं, राइट, जो वुमेन है, वो क्या करें, अगर वो 1000 रुपीज कमा रहे हैं तो उसमें से छोटा सा अमाउंट सेविंग का भी रखें। लेट 100 रुपये 200 रुपये थ्रिफ्ट करें, राइट। तो मेन पर्पस कदमश्री बैंक का क्या था? ये था कि जो वुमेन हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए, वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया जाए और उनको बोला जाए कि थ्रिफ्ट करें, सेविंग करें, ताकि सेविंग बढ़े। सुनो, कदमश्री इज अ वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड ऑन पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम। ये केरला में हुआ था। 1995 में थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी स्टार्ट हुई थी, जहां पे जो पुअर वुमेन है, सिर्फ वुमेन के लिए था बेटा ये, जो पुअर वुमेन है वो अपनी स्मॉल सेविंग, मतलब महीने में वो अगर 1000 कमा रहे हैं तो 50 रुपए 100 रुपए छोटा सा अमाउंट थ्रिफ्ट करें, सेव करें। समझ आई बात? और इस सोसाइटी से 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया था। कितना हो गया था? 1 करोड़ रुपए, 1 CR। क्लियर है? पक्का? यह है कदमश्री वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी थी, केरला में शुरू हुई थी 1995 में। और इसमें हर वुमेन क्या करती थी? थ्रिफ्ट करती थी। थ्रिफ्ट मतलब सेविंग। ओके, नाइस पिक्चर। अब बेटा इंस्टीट्यूशनल रिलेशन, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में सबसे पहला आता है कोऑपरेटिव बैंक। अब ये कोऑपरेटिव बैंक क्यों खुला था? कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक। कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का मेन पर्पस ही यह था कि कैसे फार्मर्स को जमींदार के चुंगल से छुड़वाएं, राइट। द मेन पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक इज कि कैसे फार्मर्स को जमींदार के क्लचेस से बाहर निकालें, उनके चुंगल से बाहर निकालें। समझ गए? तो वो क्या करते थे, इनको पैसे देते थे, लोन देते थे। मतलब बैंक, ये वाले बैंक क्या करते थे, फार्मर्स को पैसे देते थे और बोलते थे तो अपनी जमींदार का पैसा देके उससे छूट। देखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इज टू लिबरेट द इंडियन पीजेंट्री, पीजेंट मतलब फार्मर, इंडियन फार्मर्स फ्रॉम क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स, मनी लेंडर के क्लचेस से, चुंगल से बाहर निकालना। तो उन्हें सस्ते रेट पे लोन देते थे और बोलते थे कि जमींदार से तूने जितना पैसा लिया हुआ है उसको जाके पैसा दे और अपनी जमीन वापस ले।
तो ये काम था कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का। दूसरा, लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये जो लैंड डेवलपमेंट बैंक था ना बेटा, ये क्या करता था, फार्मर को लोन देता था, पर उसकी जो जमीन है उसको मॉर्गेज पे रखता था। मेरे पास 2000 एकड़ ऑफ लैंड है, तो मैंने 2000 एकड़ ऑफ लैंड मॉर्गेज पे रखी बीइंग अ फार्मर, तो लैंड डेवलपमेंट बैंक ने मुझे लोन दे दिया। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक लोन कब देगा, अपनी प्रॉपर्टी को आपको मॉर्गेज पे देना पड़ेगा। आपने मॉर्गेज पे दी बीइंग अ फार्मर लैंड डेवलपमेंट बैंक को, तो लैंड डेवलपमेंट बैंक ने आपको लोन दे दिया। और लैंड डेवलपमेंट बैंक मेजरली लोन किसके लिए देता था, इंप्लीमेंट्स को बाय करने के लिए। इंप्लीमेंट्स मतलब ट्रैक्टर, जैसे मुझे ट्यूबवेल लगवानी है, राइट, वो तो इंप्लीमेंट्स को बाय करने के लिए पैसे देता था। और इंप्लीमेंट्स में क्या आता है, ट्रैक्टर्स एंड अदर इक्विपमेंट्स जो एग्रीकल्चर में काम आएंगे। सुनो, दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड। अपनी लैंड को मॉर्गेज पे रख के, मॉर्गेज पे रख के मतलब एज अ कोलैटरल रख के। लोन आर प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड। लोन दिया जाता था ताकि लैंड की इंप्रूवमेंट हो, जैसे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स को बाय करें या फिर जो पुराने डेट लिए हुए उन्हें चुकाएं। दैट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक। ओके पुत्र। नेक्स्ट बेटा, कमर्शियल बैंक क्रेडिट। बिफोर 1969 लोन नहीं मिलता था सबको, सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को फोकस किया जाता था, पर आफ्टर 1969 लोन आसानी से मिल गया था, राइट, बताया था ना। हाउएवर आफ्टर नेशनलाइजेशन इन 1969 दे एक्सपेंडेड देयर ब्रांचेस। जैसी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ ना, तो जो कमर्शियल बैंक है वो रूरल एरिया में भी जाके खुलने शुरू हो गए। कहां खुलने शुरू हो गए बेटा, रूरल एरिया में भी जाके खुलने शुरू हो गए। ओके। रीजनल रूरल बैंक। अब रीजनल रूरल बैंक क्या होता है बेटा, रीजनल रूरल बैंक उन रीजन में खुलते हैं जहां पे जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है ना, उन्हें फॉर्मल बैंकिंग से, फॉर्मल बैंकिंग मतलब कमर्शियल बैंक से नहीं लोन मिल पाता। तो हर रीजन में रीजनल रूरल बैंक खुलता है ताकि वहां के जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको लोन दे सकें। देखो, दे आर ओपन इन दोज एरिया वेयर देयर आर नो बैंकिंग फैसिलिटी। जहां बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है वहां क्या खुलते हैं बेटा, रीजनल रूरल बैंक। और रीजनल रूरल बैंक इसलिए खुलते हैं ताकि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है ना, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, आर्टिशियंस हैं, यू नो आर्टिशियन, हैंडीक्राफ्ट पता है, हैंडीक्राफ्ट हाथ की बुनाई से जो होता है हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट बनाता कौन है, आर्टिशियन। तो आर्टिशियन, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स को लोन मिलता है रीजनल रूरल बैंक से। समझ गए। तो ऐसे गांव जहां पे हमारे कमर्शियल बैंक नहीं पहुंच पाए वहां रीजनल रूरल बैंक्स खुलते हैं ताकि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की मदद कर सकें, लोन दे सकें। ओके। द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट है हम उससे भी लोन लेते हैं। आपको पता है, अगर कभी सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया, कभी कभी बारिश हो गई, फार्मर्स के साथ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, बिकॉज उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो नेचर पे डिपेंडेंट है और नेचर कभी भी धोखा दे देता है। तो गवर्नमेंट पता है क्या देती है, किसी दिन सूखा पड़ गया, फार्मर्स कुछ कर ही नहीं पाए, तो गवर्नमेंट ना उन्हें ताकवी लोन देती है। ताकवी लोन क्या होता है, लोन फॉर सर्वाइवल, कि फार्मर की कल्टीवेशन खराब होगी, ठीक है, नेचर ने धोखा दे दिया, बारिश टाइम पे नहीं हुई, धूप टाइम पे नहीं आई, तो वो मतलब समझो बर्बाद हो गए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें ताकवी लोन देती है ताकि उस साल वो सर्वाइव कर पाएँ। और वो ताकवी लोन 6% के करीब होता है, राइट। कितना होता है बेटा, लो एज 6%। ओके सर, ये फार्मर वापस करते हैं यार, वापस मतलब बेसिकली फार्मर्स का इतना बुरा हाल होता है, गवर्नमेंट फ्यूचर में आगे जाके उस लोन को माफ़ी कर देती है। जैसे राजस्थान के अंदर कांग्रेस है, कांग्रेस सेड दैट कि जब मैं आऊँ, इलेक्शन जीतेंगे, तो हम ये प्रॉमिस करते हैं फार्मर्स का जो लोन है इतना सारा उसका सब माफ़ कर देंगे। तो वो आए तो उन्हें करना पड़ा। तो मेजरली पुअर फार्मर दे नहीं पाते, तो ज़्यादातर गवर्नमेंट्स आती हैं और उनका लोन माफ़ कर देती हैं। तो ये क्या है, जो गवर्नमेंट लोन देती है उस लोन को हम क्या कहते हैं बेटा, ताकवी लोन। और मेरे बच्चों, ताकवी लोन का मतलब क्या होता है, लोन फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए लोन, दाल रोटी चला पाएं फार्मर्स। जैसे इमरजेंसी हुई, डिस्ट्रेस हुआ, फेमाइंस आ गया, फ्लड आ गया, बर्बाद होगी सारी की सारी जो हमारी फसल है, तो ऑब्वियसली फार्मर्स को ताकवी लोन दिया जाता है ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट है बेटा नबार्ड। नबार्ड जो है ना बेटा, वो हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर का एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। जैसे हमें पता है कि जो आरबीआई है,
आरबीआई है वो हमारी कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर का एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। ऐसी एग्रीकल्चर सेक्टर का एपेक्स इंस्टीट्यूशन क्या है बेटा? एग्रीकल्चर सेक्टर में गलत बोलूंगा, रूरल एरिया को डेवलप करने का एपेक्स इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? हमारा नबार्ड। नबार्ड 1982 में बेटा फॉर्म हुआ था और नबार्ड रूरल एरिया में एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों को लोन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है। और नबार्ड के अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव रीजनल रूरल बैंक्स, ये सारे आते हैं नबार्ड के अंदर। और नबार्ड क्या करता है? फार्म सेक्टर को भी लोन देता है और नॉन फार्म सेक्टर को भी लोन देता है। देखो यहाँ इंडस्ट्री है और यहाँ पे खेत हैं, राइट? तो नबार्ड के बारे में पढ़ेंगे। नबार्ड जो है बेटा, मैंने अभी अभी बोला 12 जुलाई 1982 में फॉर्म हुआ था नबार्ड। और जो नबार्ड है उसे हम एपेक्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं। एपेक्स इंस्टीट्यूशन मतलब मेन इंस्टीट्यूशन जो रूरल एरिया की सारी एक्टिविटीज को संभालता है, ये नबार्ड है, ठीक है? और ये सारे जितने भी बैंक्स हैं रूरल एरिया में, रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड ऑल, इनको संभालता है और फार्म और नॉन फार्म सेक्टर को लोन देता है। तो इट इज अ एपेक्स बॉडी which coordinates the functioning of different financial institution working for expansion of rural credit. रूरल क्रेडिट को एक्सपैंड करने के लिए बैंक खुला था नबार्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रूरल एरिया है ना, उनके अंदर जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हेल्दी और स्ट्रांग बनाना, राइट? क्या बनाना? स्ट्रांग बनाना। हेल्दी कैसे बनाना? कि उनको फंड्स राइट टाइम पे दे पाने ताकि वो आगे फंड्स दे सकें फार्मर्स को। बिसाइड प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के साथ साथ नबार्ड ऑल्सो गिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू नॉन फार्म सेक्टर। मैंने बोला था ना, फार्म सेक्टर, नॉन फार्म सेक्टर, दोनों सेक्टर्स को क्रेडिट देता है। और इस पिक्चर में भी बताया, देखो दे रहा है, ये फार्म सेक्टर दिया हुआ है और ये नॉन फार्म है। कब हुआ था ये? कब हुआ था? 1982 12 जुलाई। ओके, नेक्स्ट है बेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं बेटा? सेल्फ हेल्प ग्रुप ये मेजर माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है जो रिसेंट ईयर में बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा है। इस ग्रुप का मेन फोकस होता है रूरल एरिया में वो पुअर जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से क्रेडिट नहीं ले पा रहे। इसके अंदर माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है कि जैसे पहले बताया था ना कदमश्री में, सेम वही है। इसमें क्या करते हैं, एक गांव है, गांव में जितने भी लोग रह रहे हैं उनसे कहते हैं आप थ्रिफ्ट करो। थ्रिफ्ट मतलब सेविंग करो, और वो सेव करते हैं। अब जैसे मैं कहता हूं एक गांव में 1000 घर हैं, हर घर 10 रुपये सेव कर रहा है, तो हर घर ने 10 रुपये सेव करे तो 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए। तो ये जो पैसा इकट्ठे होता है ये उस बंदे को मिलता है जो सबसे ज़्यादा नीडी है, सबसे ज़्यादा नीडी है। समझो बात? जैसे मैं कहता हूँ एक पंचायत है, पंचायत ने, सरपंच ने बोला कि यहाँ पे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म हुआ है, उसके अंदर कमेटी डालनी है, आपको सेविंग करनी है, राइट? तो हर घर छोटी मोटी सेविंग करेगा। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है पता है किस लिए खुलते हैं? ताकि जो पैसा सेव कर रहा है हर कोई बंदा, जो बंदा सबसे ज़्यादा जरूरी है उसको पैसा मिल जाए। और ये मेजरली कंजम्पशन पर्पस के लिए होता है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए नहीं होता। ये वाला जो ग्रुप है हेल्प करता है किसके लिए? कि जो फार्मर्स हैं उनकी कंजम्पशन पर्पस पूरी हो सके, उनके घर में शादी है, उनके घर में कोई बीमार हो गया, और भी जो खर्चे हैं वहां ये पैसा यूज हो। सुनो जरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज एमर्ज एज अ मेजर माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम इन द रिसेंट ईयर। देयर फोकस इज लार्जली, इनका फोकस क्या है? रूरल पुअर के ऊपर फोकस करना, राइट? उन रूरल पुअर के ऊपर जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम को एसेस नहीं कर पा रहे। ये जो ग्रुप है सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको अंदर टारगेट किसको किया जाता था? छोटे और मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर फोकस किया जाता था, और जो नॉन एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, आर्टिशियंस हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाता था। बोलो, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता था? वो थ्रिफ्ट को प्रमोट करता था। और थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा? सेविंग। वो कहता था गांव में जितने भी लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करना चाहिए, मिनिमम कंट्रीब्यूशन हर मेंबर को देना चाहिए। एक गांव में 1000 लोग रह रहे हैं तो भैया अगर मैंने कहा 100 रुपये हर घर को देना चाहिए, तो वही वाली बात होगी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो प्रमोट करता था विलेजेस में जाके कि यार तुम कुछ ना कुछ थ्रिफ्ट करो, सेव करो, राइट? और वो जो सेविंग का अमाउंट है वो तुम हमें दो। ओके, फ्रॉम द पूल्ड मनी, जो पैसा इकट्ठा हो गया, 1000 घर हैं,
1000 घर हैं, हर किसी ने 10 रुपए इकट्ठे करे, ठीक है, तो 10,000 रुपए इकट्ठे हो गए। अब 10,000 रुपए इकट्ठे हो गए तो जो क्रेडिट है, जो पैसा आया, पूल्ड मनी आया, वो क्रेडिट किसको दिया जाएगा? जो सबसे ज्यादा नीडी मेंबर है, जो सबसे ज्यादा नीडी मेंबर है, और उसे बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा दे देंगे। मजे की बात, मई 2019 में 6 करोड़ वुमेन जो है वो 34 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है। हमारे देश में 2019 में 6 करोड़ वुमेन जो है ना, वो 54 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है। मतलब हमारे देश में 2019 में 54 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, और उन सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर 6 करोड़ वुमेन है जो हर महीने कुछ ना कुछ थ्रिफ्ट करती हैं, सेविंग करती हैं। कितना बड़ा फिगर है बेटा ये, राइट? देखो, मई 2019 नियरली 6 करोड़ वुमेन in India have become member in 54 lakh women self help group। दिसंबर 2023 में ये 10 करोड़ हो गया। 6 करोड़ से कितना हो गया बेटा? 10 करोड़। तो 10 करोड़ वुमेन है और 90 लाख, क्या बोला मैंने? 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप। 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है पूरे इंडिया में, रूरल एरियाज के अंदर, और उसके अंदर 10 करोड़ वुमेन है जो हर महीने थ्रिफ्ट करती हैं, सेविंग करती हैं। बोलो पक्का? ओके, ये भी एक डेटा है। अबाउट 10,000 to 15,000 पर एसएजी एंड अनदर 2.5 लाख एसएजी एज अ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट। मतलब कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड, सरकार की तरफ से इनको ये सपोर्ट फंड भी मिलना शुरू हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ये बता रहा है इसमें, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों किया जाता है? मैंने शब्द यूज किया था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। किसके लिए? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप has also helped in empowerment of women. Borrowing are mainly confined to consumption purpose। मैंने बोला था ना, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, माइक्रो फाइनेंस वाले, ये मेजरली किस लिए हेल्प कर रहे हैं? कंजम्पशन पर्पस के लिए, और प्रोडक्टिव पर्पस के लिए बहुत नेग्लिजिबल प्रोपोर्शन कम हो यूज होगा। तो मेजरली सेल्फ हेल्प ग्रुप, मेजरली किसके लिए होते थे सेल्फ हेल्प ग्रुप? क्या बोलूंगा बेटा? फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। और ये जो थ्योरी है एग्जैक्टली एनसीईआरटी की है बेटा, मैंने पॉइंटर्स में दी है आपको समझाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग। बेटा जी, रूरल बैंकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं? प्रॉब्लम्स पहली है, 5 प्रॉब्लम्स हैं। इनसफिशिएंसी, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, सैंक्शन अमाउंट कम है, पुअर मार्जिनल फार्मर्स पे फोकस नहीं है, और ओवरड्यूज बढ़ रहे हैं। सबसे पहला इनसफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी का मतलब क्या है? कि रूरल एरिया में लोन लेने वाले लोग ज्यादा हैं और लोन देना का जो अमाउंट है वो कम है। मतलब रूरल एरिया में बैंक्स खुल गए, रीजनल रूरल बैंक्स भी खुल गए, पर अगर 100 लोगों को पैसा चाहिए तो बैंक्स के पास सिर्फ 20 लोगों को पैसा देने के पैसे हैं, लोन देने के पैसे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इनएफिशिएंसी। मतलब द वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट, रूरल में जो लोग रह रहे हैं उन्हें क्रेडिट ज्यादा चाहिए, राइट? क्यों ज्यादा चाहिए? क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा है, पर सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है मतलब वहां पे जितने भी बैंक्स हैं उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो फार्मर्स की क्रेडिट को दे पाए। तो इसलिए वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इन अ कंट्री स्टिल इनसफिशिएंट इन कंपैरिजन टू डिमांड। डिमांड ज्यादा है, ज्यादा फार्मर लोन लेना चाहते हैं, पर इनके पास इतने पैसे नहीं है या जानबूझ के देते भी नहीं है। ओके, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। बहुत से रूरल एरिया तो ऐसे हैं बेटा जहां पे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है ही नहीं, बैंक्स ही नहीं है। समझ गए? अब बैंक्स नहीं है तो क्या खुलेंगे? रीजनल रूरल बैंक। फिर क्या खुलेंगे? हाँ जी, फिर क्या खुलेंगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैंने जो बताया आपको, राइट? पक्का? ओके। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। अब ये बात ध्यान से समझना, मैं एक फार्मर हूं, मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। मुझे गवर्नमेंट बैंक ने 6 लाख का लोन दिया, चाहिए मुझे 10 लाख का, मिला मुझे 6 लाख का। तो ऑब्वियसली मेरी खेती है, मुझे 10 लाख चाहिए, तो मैं 10 लाख पूरे लगाऊंगा तभी मुझे बेनिफिट होगा। पर मुझे 10 लाख का लोन चाहिए था, मिला 6 लाख का, 4 लाख का नहीं मिला।
और मैं 4 लाख के लिए पैसे अरेंज करने में लग गया बीइंग अ फार्मर। और जिस ड्यूरेशन में मैं पैसे अरेंज कर रहा था, घर में किसी की डेथ हो गई। अब डेथ होगी, वो 6 लाख जो लिया था फार्मिंग पे लगाने के लिए वो घर पे ही खर्च हो गया। तो अमाउंट ऑफ सेंक्शन जो है ना वो कम है, अमाउंट ऑफ सेंक्शन कम है, इसलिए बहुत से पुअर फार्मर्स का पैसा जो है वो घर पे ही खर्च हो जाता है, कंजम्पशन पर्पस पे ही फिनिश हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन टू द फार्मर इज ऑल्सो इनएडिक्वेट। जो फार्मर को लोन सैंक्शन होता है वो इनएडिक्वेट है। एज अ रिजल्ट फार्मर्स ऑफन डाइवर्ट सच लोन। फार्मर्स को ये लोन अनप्रोडक्टिव पर्पस पे खर्च करना पड़ जाता है। अनप्रोडक्टिव पर्पस मतलब घर में किसी की डेथ होगी या कुछ हो गया, ये पैसा वहीं लग जाता है। अगर बैंक तभी 10 लाख दे देता, वो इमीडिएटली खेती में पैसे लगा देता, तो अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए पैसा खर्च ना होता। तो भैया मैं कह सकता हूं जो सैंक्शन अमाउंट है रूरल एरिया में जो फार्मर्स को लोन देने का, वो हमेशा इनएडिक्वेट रहता है। अब इनएडिक्वेट रहता है इसी की वजह से क्या होता है बेटा कि लोन अनप्रोडक्टिव पर्पस पे खर्च हो जाता है। अब बेटा लेस अटेंशन टू पुअर और मार्जिनल फार्मर। अब रूरल एरिया में जो रीजनल रूरल बैंक हैं या कमर्शियल बैंक्स भी हैं कुछ विलेजेस के अंदर, वहां पे वो जो बैंक्स के बंदे हैं ना, जो बैंक वाले हैं, वो पुअर और मार्जिनल फार्मर्स को फोकस नहीं करते। कहते हैं इसको पैसे देंगे, ये तो दे ही नहीं पाएगा यार। वो बड़े बड़े जमींदार्स को लोन देते हैं ताकि वहां से पैसा वापस मिलने के चांस हैं। तो मतलब क्या है इसका, लेसर अटेंशन हैज बीन गिवन ऑन द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ नीडी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो है ना, उनको उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करा जाता था। ऑन द अदर हैंड वेल टू डू फार्मर्स मतलब बिग लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, जो वेल टू डू फार्मर्स हैं उनके ऊपर ज्यादा अटेंशन देते थे। तो एक प्रॉब्लम ये भी थी कि यार जो पुअर और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता था। ग्रोइंग ओवरड्यूज। अब तुम्हें पता ही है फार्मिंग इज अ रिस्की बिजनेस। अब गरीब फार्मर है, उसने लोन ले लिया, वो लोन नहीं चुका पाएगा, तो उसके ओवरड्यूज क्या होंगे, बढ़ते रहेंगे। इज इट क्लियर? पक्का? तो ये हमारे 5 पॉइंट थे किसके, हाँ जी, ये हमारे 5 पॉइंट थे किसके, प्रॉब्लम फेस इन रूरल बैंकिंग। पहला पॉइंट क्या बोला, इनसफिशिएंसी मतलब कि रूरल एरिया में जो फार्मर्स हैं वो लोन ज़्यादा चाहते हैं पर अमाउंट नहीं है इतना, ठीक है, फंड्स नहीं है। दूसरा, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। बहुत से विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन बैंक है ही नहीं, राइट? तो किसका हेल्प लेना पड़ेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने पड़ेंगे। ओके। तीसरा, सेंक्शन अमाउंट लेस है, चाहिए 10 लाख, मिल रहा है 6 लाख, तो भैया 4 लाख का अगर हम इधर उधर पता कर रहे हैं, उस ड्यूरेशन में घर में कोई एक्सपेंस आ गया, किसी की डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, वो पैसा वहां लग गया, तो अमाउंट ऑफ सेंक्शन कम है, तो इसलिए अनप्रोडक्टिव पर्पस पे लोन लग जाता है, कंजम्पशन पर्पस पे। पुअर और मार्जिनल फार्मर्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जा रहा, और जो ड्यूज है वो ओवर ड्यू बढ़ता जा रहा है क्योंकि गरीब फार्मर पैसे चुका नहीं पाता। ओके। अब बेटा अब है तनवा। तनवा भी बेटा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जहां पे वुमेन एम्पावरमेंट में फोकस किया जाता है। और जो तनवा है वो तमिलनाडु में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तमिलनाडु में शुरू हुआ था 1980 के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो वहां की वुमेन है उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया गया था इस प्रोग्राम में। तनवा एक ऐसा प्रोजेक्ट था 80s के अंदर जहां पे तमिलनाडु के अंदर जो लेडीज हैं, वुमेन हैं, उन्हें लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सिखाया गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बेटा एक फार्म वुमेन ग्रुप था तिरुचिपल्ली में, तिरुचिपल्ली जगह का नाम है, ठीक है, रन बाय ऑर्थोनोमिल। ट्रेन्ड वुमेन आर सक्सेसफुली मेकिंग एंड सेलिंग वर्मी कंपोज। आपको पता है वर्मी कंपोज क्या होता है? वर्मी कंपोज एक तरीके का मेन्योर होता है और उसका काम क्या होता है कि वो मैं बताता हूं, मेन्योर बताता हूं क्या होगा, लास्ट में आएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में, उसमें डिटेल में बताऊंगा। बस ये समझो ये एक तरीके का, ये क्या करते थे तनवा के अंदर कि ये सेल करते थे, बायो कंपोज बनाते थे। ये पता है कंपोज क्या होता है? वैसे थोड़ा सा बताता हूं। कंपोज ये होता है कि जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जो लैंड की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए मेन्योर बनते हैं ना, उसे हम वर्मी कंपोज कहते हैं बेटा। समझ गए बेटा? पक्का? ओके। तो वुमेन आर फॉर्मिंग वुमेन ग्रुप
वुमेन आर फॉर्मिंग वुमेन ग्रुप, और ये वुमेन ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी यही होगा कि तमिलनाडु के अंदर ये जो वुमेन है वो थ्रिफ्ट करेंगी। थ्रिफ्ट का मतलब क्या है, सेविंग करेंगी, और सेविंग करके जो पैसा पूल होगा, यहां पे वो पैसा पता है किस चीज के लिए यूज होगा, डॉल मेकिंग में, मशरूम कल्टीवेशन में, सोप मैन्युफैक्चरिंग में, यहां पे यूज होगा। तो तनवा तमिलनाडु में 1980 में शुरू हुआ था, राइट। यहां पे जो वुमेन है उन्हें ट्रेंड किया जा रहा था, लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक सिखाई जा रही थी और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया जा रहा था, ठीक है। और वुमेन को मोटिवेट करा, पुश किया कि कैसे उन्हें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और कैसे अपनी फैमिली की इनकम बढ़ानी है, क्योंकि वो काम नहीं करती थी। जब ये वुमेन ओरिएंटेड ग्रुप बना तो भैया ऑब्वियसली ये इसका पार्ट बने। और ये वुमेन ग्रुप कहां था, तिरुचिरापल्ली में, राइट। और इसको एंथोनोमिल ट्रेन्ड वुमेन आर सक्सेसफुल, इस जगह पे ट्रेन्ड वुमेन को सक्सेसफुल मतलब सक्सेसफुली क्या सिखाया था उन्हें, उनको वर्मिंग कंपोस्ट बनाना सिखाया था। और वर्मिंग कंपोस्ट एक तरीके का मैन्योर होता है जो लैंड को फर्टाइल करने में मदद करता है, और वो कैसे यूज होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में बताऊंगा। नेक्स्ट है वुमेन आर फॉर्मिंग वुमेन ग्रुप। जितनी भी वुमेन है इन्होंने वुमेन ग्रुप बनाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह हुआ ये। पर इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में हर वुमेन थ्रिफ्ट करेगी, थ्रिफ्ट मतलब सेविंग करेगी। उस सेविंग से जो पैसा आएगा, पूल्ड पैसा, उस पैसे को कहां यूज करेंगे बेटा, स्मॉल स्केल एक्टिविटीज में, जैसे मशरूम कल्टीवेशन में, सोप मैन्युफैक्चरिंग में, डॉल मेकिंग में, एंड सो ऑन। तो दैट इज तनवा। तो दो बैंक पढ़े हमने, एक कदमश्री पढ़ा था, और कदमश्री बैंक जो था वो कहां था, केरला में, और ये कहां है, तनवा का है, तमिलनाडु में। और जो कदमश्री बैंक था वो पुअर वुमेन बैंक था, और वो बैंक क्यों खुला था विलेजेस के अंदर, ताकि जो फैमिली है उसमें सेविंग शुरू हो जाए। क्या शुरू हो जाए, सेविंग, थ्रिफ्ट शुरू हो जाए। समझ आया, ओके। और तनवा का मैंने आपको समझा दिया। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके 2-3 एमसीक्यूज बता रहा हूं। पहला, डैश इज अ एपेक्स बॉडी which coordinates the function of different financial institution working for expansion of rural credit. Apex body कौन है, पता है ना बेटा, हमारी apex body कौन है, that is NABARD. NABARD is the apex institution of agriculture sector. The scheme of microfinance, microfinance की स्कीम किसने एक्सटेंड करी थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। मैंने अभी बताया था सेल्फ हेल्प ग्रुप माइक्रोफाइनेंस यूनिट है। अब जरा ध्यान से, एसोसिएशन रीजन, रूरल बैंकिंग हैज ऑलवेज गिवन लेसर अटेंशन टू द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। श्योर, जो रूरल बैंकिंग है ना वो स्मॉल और गरीब फार्मर्स पे फोकस नहीं करता, दिस इज ट्रू। मार्जिनल फार्मर्स एंजॉय बेटर क्रेडिट वर्थीनेस। मार्जिनल फार्मर्स होते हैं गरीब फार्मर, गरीब फार्मर की क्रेडिट वर्थीनेस अच्छी होती है, क्या वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, नहीं। तो ये मेरा फॉल्स है। तो भैया एसर्शन ट्रू और रीजन फॉल, एसर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। ओके, नेक्स्ट बेटा, द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग। रूरल बैंकिंग का जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या आता है, मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस आते हैं। कौन कौन से, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये सारे आते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल सही बात, ये सारे आते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज एमर्ज टू फिल द गैप इन द फॉर्मल रूरल क्रेडिट सिस्टम। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों बना था, क्योंकि जो गरीब फार्मर्स हैं अगर उन्हें रीजनल रूरल बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा, कमर्शियल बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा, तो उनको भी तो पैसे चाहिए। तो उनको पैसे चाहिए तो क्या खुला, सेल्फ हेल्प ग्रुप खुला। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, तो वो क्यों बना, क्योंकि जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है उसमें गैप्स था। गैप्स थे मतलब कि जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को लोन नहीं दे पा रहे, तो उस गैप को फिल करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव एमर्ज टू फिल द गैप इन अ फॉर्मल रूरल क्रेडिट सिस्टम। These promote thrift. Thrift का मतलब क्या होता है बेटा, सेविंग in small proportion by a minimum contribution from each member. From the pooled money, credit is given to the needy member. This is also true. तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, पर जो आर है वो ए का रीजन नहीं है, दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बोथ ए एंड आर ट्रू, but R is not the reason of
ए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अब मेरी बात समझना बेटा ध्यान से। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम एग्रीकल्चर गुड को असेंबल कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। जैसे मैं आपसे कहता हूं, नॉर्थ इंडिया पंजाब के अंदर वीट प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा? वीट प्रोड्यूस हुआ। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग के थ्रू वो कहां पहुंच रहा है? केरला या साउथ में पहुंच रहा है। कैसे जाएगा? पहले वीट को स्टोर किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, उस पर पैकेजिंग करी जाएगी, ग्रेडिंग करी जाएगी कि किस क्वालिटी का है वीट, राइट, या राइस है वो किस क्वालिटी का है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, उसकी ग्रेडिंग करेंगे और वो अक्रॉस द कंट्री पहुंचा देंगे थ्रू रेलवेज। अब भैया नॉर्थ इंडिया में 100% वीट प्रोड्यूस हुआ। अब वो 100% प्रोड्यूस हुआ, 60% नॉर्थ इंडिया के अंदर कंज्यूम हो गया, 40% ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, तो 40% कहां जाएगा? एग्रीकल्चर मार्केटिंग के थ्रू। कहां जाएगा? ऑब्वियसली इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जो एग्रीकल्चर गुड्स है उससे पहले हम असेंबल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, राइट। जब हार्वेस्टिंग होती है, फसल कटती है, असेंबल करते हैं, फिर उसे स्टोर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, पैकेजिंग करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उसकी ग्रेडिंग करेंगे कि उसकी क्या क्वालिटी है। ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे? उस गुड को भेज देंगे जहां उसे भेजना है। समझ गए? पक्का? श्योर? ओके। प्रॉब्लम फेस बाय द फार्मर्स। फार्मर्स क्या प्रॉब्लम फेस करते थे पहले? ब्रिटिश मतलब पहले के टाइम पे, पहला जो बिग ट्रेडर्स हैं वो मैनिपुलेट करते थे। जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो फार्मर्स को मैनिपुलेट करते थे, उनके अकाउंट को मैनिपुलेट करते थे और उनसे उनकी प्रॉपर्टी ले लेते थे। जो जगह वो देते थे ना एज अ मॉर्गेज, वो ले लेते थे। बताया था ना मैंने पीछे, रिच लैंडलॉर्ड्स ऐसे ही करते थे। लैक इन मार्केट इंफॉर्मेशन। फार्मर को ना बेचारे को खेती से ही फुर्सत नहीं मिलती, परिवार से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो उसे मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं पता थी कि जो क्रॉप वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका मार्केट में प्राइस क्या है। कोई भी इंटरमीडिएटरी आता था, जो प्राइस बोलता था उस पर वो बेचारा हाँ कर देता था, क्योंकि उस पर कर्जा इतना चढ़ा होता था, उसको बस ये होता था हार्वेस्टिंग हो, मैं लोगों का कर्जा चुकाऊं। तो लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। तीसरा, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। अब भैया अगर फार्मर कहता है कि यार मुझे ये रेट चाहिए और वो रेट उसे नहीं मिल पा रहा, तो वो ये बोले कि यार मैं तो इसे स्टॉक मेंटेन कर लूँगा, स्टोर कर लूँगा, मैं तो हायर रेट पे भेजूंगा। ऐसी लेवल ही नहीं बन पाता था बेचारों का। तो स्टोरेज फैसिलिटी की दिक्कत होती थी। अगर स्टोरेज करेंगे भी तो उसके लिए वेयर हाउस चाहिए, वेयर हाउस के भी पैसे नहीं होते थे उनके पास। तो ये मेन प्रॉब्लम होती थी। जो बड़े जमींदार हैं वो फार्मर्स की लैंड छीन लेते थे, राइट। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया इसके अंदर बेटा, कि मार्केट इंफॉर्मेशन नहीं थी फार्मर्स को, इसलिए वो कम प्राइस पे भी ब्रोकर को बेच देते थे। और अगर वो नहीं भी बेचेंगे तो स्टोर कहाँ करेंगे? लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी थी। अगर वो स्टोर कर भी लेंगे तो गुड खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फार्मर कहता है यार सस्ते रेट पे ही सही मैं बेच दूं। तो ये एक प्रॉब्लम फार्मर्स फेस करते थे। मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के मेजर्स बताने हैं। 4 मेजर्स हैं बेटा। पहला है रेगुलेटेड मार्केट। पहला है रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब क्या है? जैसे मंडीज सुनी है आपने बेटा, मंडीज। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में आजादपुर मंडी है, गाजीपुर मंडी है, तो दीज आर कॉल्ड मंडीज। कि भैया गवर्नमेंट ने एक मंडी बना दी, वहाँ पे दुकानें बना दी और वो दुकानें फार्मर्स को दे दी कि तुम भैया फेयर तरीके से यहाँ पे अपना सामान बेचो। तो दैट इज रेगुलेटेड मार्केट। फर्स्ट मेजर क्या था? कि रेगुलेशन लेके आओ मार्केट का, ताकि कंडीशंस फेयर रहें। रेगुलेटेड मार्केट ऑर्गेनाइज मार्केट है जो फार्मर्स को दी जाती है, कि फार्मर को बोला जाता है तू मंडी में अपनी दुकान ले ले और यहाँ पे अपना सामान बेच दियो। अगर दुकान नहीं लेनी तो किराए पे ले ले, पर फेयर तरीके से यहाँ पे बेच, ओके, ताकि ब्रोकर तुझे तंग ना करें। ओके, इससे फायदा किसको पहुंचा? फार्मर्स और कंज्यूमर दोनों को। क्यों? क्योंकि जब रेगुलेटेड मार्केट हुई तो बीच में से ब्रोकर खत्म हो गए। गवर्नमेंट डायरेक्टली फार्मर्स को कह रही है तू अपनी क्रॉप्स को आके बेच। ओके, पक्का? देयर आर 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट जिन्हें अभी भी रेगुलेट करना बाकी है।
तो दैट इज रेगुलेटेड मार्केट। और रेगुलेटेड मार्केट का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो आप फार्मर्स अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, राइट, उसको रेगुलेट करो, मंडी में आके बेचो। मंडी समझ गए ना बेटा, आई होप समझ आ रहा होगा मंडी, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, गवर्नमेंट क्या करे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दे, जैसे रोड, रेलवेज, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, ये सारी की सारी फैसिलिटी दे। जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश का, राइट, वो इतना अच्छा नहीं है और उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मतलब पता है क्या होता है, सुनना जरा। मैं कहता हूं 100 फार्मर्स हैं, उन 100 फार्मर्स ने क्या किया, क्रॉप्स प्रोड्यूस करी। जो मार्केटेबल सरप्लस है, मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 2 में बताया था मैंने। मैं एक फार्मर हूं, मैंने 100% गुड्स प्रोड्यूस करे, 20% गुड्स मैंने खुद कंज्यूम कर लिए और 80% गुड्स मार्केट में बेचने के लिए रेडी हूं मैं। तो कंजम्पशन के बाद, सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो बच जाता है, दैट इज अ मार्केटेबल सरप्लस। तो मैंने कहा हर फार्मर ने अपना मार्केटेबल सरप्लस इकट्ठा किया। मार्केटेबल सरप्लस मतलब कि जितना उसने प्रोड्यूस किया है उसमें से खुद की कंजम्पशन करने के बाद जो बचा वो मार्केटेबल सरप्लस होता है। तो 100 फार्मर्स हैं, हर फार्मर ने अपनी कंजम्पशन पूरी करने के बाद जो बचा मार्केटेबल सरप्लस इकट्ठा कर लिया। 100 फार्मर्स हैं, 100 के 100 फार्मर्स ने जो अपना सामान बेचना है अपनी सेल्फ कंजम्पशन के बाद उसको पूल कर लिया। पूल कर लिया मतलब इकट्ठा कर लिया। अब कोऑपरेटिव मार्केटिंग में जब इकट्ठा हो गया तो उसके बाद ना क्या होगा कि वो कलेक्टिवली बेचेंगे कि भैया मैंने कहा 100 के 100 लोगों ने क्रॉप, वीट वाला क्रॉप है वो क्लब कर लिया। अब जब क्लब कर लिया उसके बाद वो क्या करेंगे, वो अपने हिसाब से प्राइस लगाएंगे। वरना क्या होता है, 100 दुकानें, एक दुकान पे गए कितना लगाया यार, वो तो इतना लगा रहा है, तू कम कर दे थोड़ा, ये बड़ी दिक्कत रहती है। तो इसलिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि जितने भी फार्मर्स हैं ना, अपना मार्केटेबल सरप्लस मतलब जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने पे जितना उन्होंने कंज्यूम कर लिया उसको हटा के जो मार्केट में उन्हें बेचना है, दैट इज मार्केटेबल सरप्लस। तो जितने भी फार्मर्स हैं अपने मार्केटेबल सरप्लस को पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं और इकट्ठे बेचते हैं कि ये इकट्ठा ही मिलेगा, इंडिविजुअल नहीं मिलेगा। और प्राइस उससे क्या मिलता है, फेयर मिलता है। देखो डेफिनेशन क्या है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फार्मर्स पूल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पूल कर रहे हैं मतलब अपना मार्केटेबल सरप्लस ऑफ क्रॉप को पूल कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेल प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ ईच इंडिविजुअल शेयर। मतलब पूल कर लिया, ठीक है, 10,000 क्विंटल पूल हो गया। खुद की कंजम्पशन करने के बाद 100 फार्मर्स ने सारा क्रॉप पूल कर लिया और उसे बेच के 10 लाख रुपए आए। फिर उसके बाद जिसने जितना जितना शेयर दिया था क्रॉप्स का, उसे उसके हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कि मिल के क्रॉप को इकट्ठा करो और मिल के बेचो, दैट इज कोऑपरेटिव मार्केट। मिल्क कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, मिल्क कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कोऑपरेटिव सोसाइटी करी थी। मिल्क कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं जो दूध बेचते हैं उनसे दूध लिया और दूध की ग्रेडिंग करी और ग्रेडिंग के बेसिस पे उनको पैसे दे दिए और वो दूध कस्टमर को एक फेयर प्राइस पे बेचा। तो गुजरात में मिल्क कॉर्पोरेशन जो शुरू हुआ था वो भी कोऑपरेटिव मार्केटिंग का एग्जाम्पल है बेटा। ओके, तो ये है मेरा कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ठीक है, श्योर। ओके, मिल्क कॉर्पोरेशन गुजरात का इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट है बेटा डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको समझाने के लिए मैं एक बात बताऊंगा। एक होता था प्राइस सीलिंग, और एक होता था बेटा प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या है, यह आपने 11th में पढ़ा हुआ है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा पर फिर भी बताना चाहता हूं। अब प्राइस सीलिंग होती है कंज्यूमर्स के लिए, किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए, और प्राइस फ्लोर होता है फार्मर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए। अब लेट इट सपोज ये डिमांड ऑफ व्हीट है और ये सप्लाई फॉर व्हीट है, W मतलब व्हीट, और ये प्राइस ऑफ व्हीट और क्वांटिटी ऑफ व्हीट है।
अब डिमांड सप्लाई से मिला तो वीट का प्राइस आ गया 10। कितना आ गया? 10। अब ये वीट का प्राइस 10 है, पर कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो इस प्राइस पे वीट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? प्राइस कम कर दिया, PW से P1 कर दिया और प्राइस 6 रुपए कर दिया। अब जब प्राइस 6 रुपए किया तो डिमांड कर्व से कहां मिल रहा है? ये मेरा डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व से मिल रहा है B पे, सप्लाई कर्व से मिल रहा है A पे। तो जब प्राइस P1 है तो डिमांड कितनी है हमारी? P1B। डिमांड कितनी है? P1B। सप्लाई कितनी है? सप्लाई है P1A। तो आप ध्यान से देखो, डिमांड कर्व से B पे मिल रहा है इस प्राइस पे, तो P1 प्राइस पे डिमांड है P1B, सप्लाई है P1A। तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, और जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि प्राइस बढ़ जाता है। पर इस केस में प्राइस नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइस किसने फिक्स करा है? गवर्नमेंट ने। ये प्राइस किसने फिक्स करा है? गवर्नमेंट ने। तो प्राइस P1 है, P1 ही रहेगा। अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इतने की गुड्स की क्या हो जाएगी? शॉर्टेज। ये 11th का टॉपिक है बेटा, शॉर्टेज। तो प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है? वो कंज्यूमर्स जो इक्विलिब्रियम प्राइस पे गुड्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट उनके लिए प्राइस कम कर देती है। अब जब प्राइस कम होता है तो ये कम प्राइस पे चीजें कहां मिलती हैं? राशन की दुकान पे। कहां पे मिलती हैं? राशन की दुकान पे, जिसे हम फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? फेयर प्राइस शॉप। बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं, लोग थैला लेके खड़े होते हैं, राशन कार्ड लेके जाते हैं। पहले क्या होता था? राशन की दुकान पे सबको सामान मिलता था, पर 2003 के बाद राशन कार्ड से सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को अनाज मिलता है, तेल मिलता है, या नेसेसिटी चीजें मिलती हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। पहले हर किसी को मिलता था, पर आफ्टर 2000 समथिंग, पता नहीं 3 में 4 में, ये रूल आया कि जितने भी लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है, सिर्फ वही राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं। राइट? तो ये जो प्राइस कम किया है P1, ये गुड मिलेगा कहां? राशन की दुकान पे, फेयर प्राइस शॉप पे। राइट? ये हो गया बेटा मेरा प्राइस सीलिंग। प्राइस फ्लोर गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए करती है। गवर्नमेंट की ना दिली तमन्ना होती है कि वो फार्मर्स की मदद करें, दिली तमन्ना होती है। राइट? क्योंकि फार्मर्स को ऑलरेडी कभी धूप कभी बारिश नुकसान होता ही होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? फार्मर को बोला कि वीट का प्राइस 10 है, तू एक काम कर फार्मर, तू प्राइस ना 10 से 12 रुपए कर दे। फार्मर कहता है अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरी डिमांड आएगी P1A। डिमांड कितनी है? P1A। P1A कैसे है? जरा ध्यान से देखो, इस प्राइस पे ये डिमांड कब से कहां मिल रहा है? A पॉइंट पे। तो डिमांड मेरी कितनी है? P1A। इस प्राइस पे सप्लाई कब से कहां मिल रहा है? A पे। तो इस पॉइंट पे सप्लाई कितना है मेरा? P1B। तो मैं कह सकता हूं सप्लाई मेरी ज्यादा है, डिमांड मेरी कम है, तो इतने का बफर बच जाएगा। क्या बच जाएगा बेटा? बफर। इतने का क्या बच जाएगा? बफर, स्टॉक बच जाएगा। अब बेटा जो स्टॉक बचेगा, फार्मर कहता है कि इतना बफर बच गया, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। तो गवर्नमेंट कहती है फार्मर तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू 12 प्राइस पे कितना बेच सकता है? तो फार्मर कहता है कि 12 रुपए पे मैं P1A बेच सकता हूं, मैं AB नहीं बेच पाऊंगा क्योंकि इसकी डिमांड नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है फार्मर तू टेंशन मत ले, मैं 12 रुपए में तेरे से खरीद लूंगी AB गैप, मैं तेरे से खरीद लूंगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है? फार्मर को सपोर्ट करती है, और वो जो बफर बच जाता है वो 12 रुपए में किससे खरीद लेती है? फार्मर से खरीद लेती है। अब 12 रुपए में फार्मर से खरीदेगी तो गवर्नमेंट यहां 12 रुपए का खरीद के बेचती कितना मार्केट में? 6 रुपए का। 6 रुपए का राशन की दुकान पे बेच देती है। तुम कहोगे कमाल कर रहे हो सर, गवर्नमेंट 12 का खरीद के 6 रुपए का बेच रही है, ये क्या बदतमीजी हुई यार? नहीं बेटा, ये बदतमीजी नहीं है, इसे कहते हैं सब्सिडीज। क्या कहते हैं? सब्सिडीज। ये गवर्नमेंट कंज्यूमर और फार्मर्स दोनों की मदद कर रही है कि यहाँ प्राइस बढ़ा के फार्मर्स का बफर खरीद लिया, और जब जरूरत पड़ेगी नेसेसिटी तो गरीब लोगों को 6 रुपए में बेच दिया। तो 12 का खरीद के 6 रुपए में बेचा, तो 6 रुपए का गवर्नमेंट को नुकसान है। उस नुकसान का नाम क्या होता है बेटा? हमारा सब्सिडीज। कि गवर्नमेंट ने क्या दी है? सब्सिडीज दी है, वेलफेयर की है। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? ये 11th का टॉपिक है। ओके, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा हमारा? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
To safeguard the interest of farmers, government fixes the minimum support price of agriculture product. MSP फिक्स कर दिया, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें MSP कितना फिक्स किया था, 12. तो गवर्नमेंट ने MSP फिक्स कर दिया. ये प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे गवर्नमेंट फार्मर को कह रही है कि मैं तेरे को सपोर्ट करूंगी. दैट इज कॉल्ड MSP. मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वीट और राइस परचेज करेगा, और वो कहां परचेज करेगा, ये वाली सिचुएशन में 12 रुपए में वीट और राइस जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो परचेज करेगा और इसका बफर मेंटेन करेगा. और बफर मेंटेन करके बेचेगा कब, जब राशन की दुकान पे शॉर्टेज आ जाए तो यहां 12 का खरीद के यहां पे 6 का बेच देगा. और ये कौन करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है. फिर उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया राशन की दुकान का, PDS, फेयर प्राइस शॉप, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन आवर कंट्री ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ राशन शॉप एंड फेयर प्राइस शॉप. मैंने अभी बताया बेटा, सेम एग्जांपल, फेयर प्राइस शॉप. ठीक है बेटा. फेयर प्राइस शॉप में वीट, राइस, केरोसिन वगैरह वो प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस मिलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे मिलते हैं, और ये सिर्फ उसी को मिलते हैं जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है. ठीक है. और इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं ताकि फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें और उनको सब्सिडीज दे सकें. क्या दे सकें, सब्सिडीज. बेटा ये 4 नंबर का ना अलग से पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स. तो डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट दे रही है ये 4 नंबर का अलग से पूछा जाता है. इसका क्या आंसर है, पहला MSP, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, तीसरा PDS, तीसरा क्या बेटा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. अब मेरे बच्चों नेक्स्ट इज इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल. अब बेटा ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल क्या है, पहला ओरिजिन ऑफ फार्मर मार्केट. एक विलेज में 10 फार्मर्स हैं, उन्होंने कहा जो इंटरमीडिएटरी है ना, ब्रोकर है, वो पैसे बहुत ज्यादा ले रहा है. उसमें से एक फार्मर ने कहा कि पंजाब में मोगा के हाईवे पे ना मेरी जमीन पड़ी है, हम क्या करते हैं, खुद जाते हैं वहां पे और खुद जाके अपना सामान बेचते हैं. तो दैट इज कॉल्ड फार्मर्स मार्केट, के फार्मर खुद मिलके जाके बेच रहे हैं, वो मंडी में नहीं बेच रहे, अपनी खुद की जगह में बेच रहे हैं. दैट इज कॉल्ड फार्मर्स मार्केट. तो ये ऑल्टरनेटिव चैनल्स हैं. और फार्मर्स मार्केट में सबसे बेस्ट क्या है, मतलब जो 4 एग्जांपल हैं, अपनी मंडी इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अपनी मंडी है. हदसपुर मंडी पुणे में है, रायदू बाजार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, और जयवर सांडी हमारी फार्मर्स मार्केट इन तमिलनाडु है. तो जयवर सैंडीज कहाँ है, तमिलनाडु में. तो ये फार्मर्स मार्केट है जहां गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फार्मर्स मिलके अपना एक ग्रुप बना रहे हैं और एक जगह लेके वहां पे खुद अपने क्रॉप्स को बेच रहे हैं. दूसरा है अलायंस विद द नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी. यार आपने देखा ना, बिग बाजार है, 34/7 है, राइट. या जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो क्या करते हैं, मल्टी चेन है, वो क्या करते हैं, वो फार्मर के पास डायरेक्टली चले जाते हैं. अब जैसे बिग बास्केट है, ठीक है, या ब्लिंकिट है, अब ये क्या करेंगे, मंडी से तो खरीदेंगे नहीं, ये क्या करते हैं, फार्मर्स से सेटिंग कर लेते हैं, फार्मर्स के पास जाते हैं कि यार तू हमारे लिए इतने क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा और हम तुझे एश्योर करते हैं हम तेरे से इतनी क्वांटिटी खरीदेंगे, अगर तुझे नुकसान भी होगा बारिश की वजह से कुछ भी, वो भी हम तेरी हेल्प कर देंगे. तो डायरेक्टली जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या बिग कॉर्पोरेट्स हैं जो काम कर रहे हैं, बिग बास्केट का, ब्लिंकिट हो गया, ये हो गया, वो डायरेक्टली फार्मर्स के पास जाते हैं ताकि इनका मार्जिन बचे. क्योंकि मंडी से खरीदेंगे महंगा पड़ेगा, तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली फार्मर्स के पास जाते हैं और बोलते हैं फार्मर मुझे ये क्वालिटी का क्रॉप चाहिए, मुझे ये क्वालिटी चाहिए मेरे गुड की, और तू यही क्वालिटी दे, और हम तेरे को गारंटी देते हैं कि पूरे साल हम ही तेरे बायर रहेंगे और हम तेरे से खरीदेंगे, तेरा नुकसान भी होगा किसी भी रीजन से वो भी हम कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे. दैट इज कॉल्ड अलायंस विद द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज. तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है ना, जैसे ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, ठीक है, कंट्री डिलाइट हो गया, ठीक है, बिग बास्केट हो गया, रिलायंस स्मार्ट हो गया, ये जितने भी हैं ये डायरेक्टली फार्मर्स से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड व्हाट, अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज. मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन. अब एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन होनी बहुत जरूरी है. रूरल एरिया के अंदर आप कल्टीवेशन, आपके पास एक लैंड है, आप उसमें कल्टीवेशन कर रहे हो, वीट प्रोड्यूस कर रहे हो, हर बार वीट प्रोड्यूस कर रहे हो. तो अगर एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना है तो क्या करेंगे,
अगर आपके पास 10,000 एकड़ ऑफ लैंड है तो 10,000 के 10,000 एकड़ ऑफ लैंड पे आप वीट प्रोड्यूस मत करो, 1,000 एकड़ में वीट कर लो, 2,000 एकड़ में राइस कर लो, उसके साथ साथ कैश क्रॉप्स कर लो, कॉटन जूट ये भी कर लो, मल्टीपल क्रॉपिंग शुरू कर दो। क्या कर दो बेटा? मल्टीपल क्रॉपिंग शुरू कर दो, राइट बेटा? क्योंकि सिर्फ वीट की पूरी डिमांड आएगी, जरूरी तो नहीं है ना। अगर वीट, राइस, कैश क्रॉप्स, कॉटन जूट ये सब कुछ होगा तो मेरा माल हर जगह बिक जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए? अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई कैसे करना चाहिए? पहला, सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग पे आओ। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा नॉन फार्म एक्टिविटीज पे भी फोकस करो। किस पे फोकस करो बेटा? नॉन फार्म एक्टिविटीज पे। और नॉन फार्म एक्टिविटीज कौन सी हैं? जैसे फिशरी, डेयरिंग, ठीक है बेटा, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो भी बता रहा हूं, आगे आएगा ध्यान से। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रिलेट्स टू चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज होना और वर्क फोर्स का शिफ्ट होना एग्रीकल्चर सेक्टर से अलाइड एक्टिविटी पे। मैंने बोला, क्या बोला? कि चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न पहले क्या था? सिंगल क्रॉपिंग थी, अब मल्टीपल क्रॉपिंग कर दी। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब कर रहे थे, अब भैया अदर अलाइड एक्टिविटी में चले गए। बोलो बेटा, भैया डाइवर्सिफिकेशन की नीड क्यों है? क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहेंगे तो भैया बहुत नुकसान होने के चांसेस हैं, राइट? तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड चाहिए रूरल पीपल को, तो उन्हें अपने आप को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अब डाइवर्सिफाई के बेनिफिट क्या है? आपको पता है ना कि खारिफ सीजन में काम होता है, ये खारिफ सीजन है। खारिफ सीजन, राबी सीजन, दो सीजन होते हैं बेटा। खारिफ सीजन में काम होता है, राबी सीजन में भैया काम नहीं होता, तो गैप होता है एक। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए कि जब काम नहीं है उस वक्त हम अपनी सप्लीमेंट्री इनकम कैसे जनरेट करें? तो इट्स बेटर कि आप दूसरे सेक्टर में जाओ, ठीक है? एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के दूसरे सेक्टर में जाओ। क्यों जाओ? ताकि आपको सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जॉब थ्रू आउट मिल सके, आपका इनकम लेवल बढ़ सके और आप पॉवर्टी से बाहर आ सको। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर का जो बिजनेस है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड का बिजनेस है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी अर्निंग में स्टेबिलिटी रहे तो आप क्या करो? अदर अलाइड एक्टिविटी में जाओ, एग्रीकल्चर सेक्टर से वर्क फोर्स को शिफ्ट करो बाकी अलाइड एक्टिविटीज में। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, पहला क्या बोला? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग में जाओ। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, वर्क फोर्स को शिफ्ट करो एग्रीकल्चर सेक्टर से। कहां पे शिफ्ट करो? नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के पास। नॉन एग्रीकल्चर मैं अभी बता रहा हूं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें वही लिखा है कि शिफ्ट करना है सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग की तरफ, वही बात लिखी है जो मैंने अभी बताई है, ठीक है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, वही नॉन फार्म एक्टिविटीज की तरफ जाओ, ओके? अब मेरे बच्चों एमसीक्यू देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग? एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या आता था, याद है? रेगुलेटेड मार्केट, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा कोऑपरेटिव मार्केट, चौथा डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जिसमें 3 पॉइंट होते थे, एमएसपी, बफर और पीडीएस, ठीक है? कह रहे हैं कौन सा एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पार्ट नहीं है? स्टोरेज है, प्रिजर्वेशन है, प्रोसेसिंग है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कौन सा नहीं है? आंसर विल बी डी, ओके? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व शिफ्ट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न चेंज किया था, ठीक है? जब डाइवर्सिफाई किया था ना बिजनेस को, तो क्रॉपिंग पैटर्न में क्या किया था? पहले फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे, अब फूड क्रॉप से कहां शिफ्ट हो रहे हैं बेटा? कैश क्रॉप्स पे, क्योंकि कैश क्रॉप्स में पैसे ज्यादा मिलते हैं, ओके? द आंसर विल बी सी। देयर आर 2 स्टेटमेंट। Cooperatives have received a setback during a recent past. Inadequate coverage of farmer members, lack of appropriate link between marketing and processing cooperative, and inefficient financial management. बेटा ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और आर ए का रीजन है, इसका आंसर सी होगा। शायद ये पॉइंट हमने कोऑपरेटिव्स में किया है,
जस्ट अ मोमेंट। हाँ बेटा, ई पॉइंट हमारा रह गया था, मैं समझाना चाहता हूं। कोऑपरेटिव्स को एक सेटबैक लगा है रिसेंट पास्ट में। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको एक सेटबैक लगा है। क्यों लगा है? पहला, जो फार्मर मेंबर्स हैं ना वो इनएडिक्वेट हैं, ज्यादा लोग इस सोसाइटी के मेंबर नहीं बनना चाहते। मार्केटिंग और कोऑपरेटिव्स के बीच में, मार्केट और कोऑपरेटिव्स के बीच में लिंक नहीं है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है मतलब इनके पास फंड्स नहीं है। तो ये तीन चीजों की कमी होने की वजह से जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। क्या है? पहला, कि जो फार्मर मेंबर्स हैं वो इनएडिक्वेट हैं, ज्यादा बंदे कोऑपरेटिव मार्केट के मेंबर नहीं बनते। अब ज्यादा बंदे नहीं बन रहे तो फंड्स भी इतने ज्यादा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। और जो मार्केटिंग के बीच में और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में, उनके बीच में लिंक की कमी है। तो ये 3 पॉइंट है कोऑपरेटिव के सेटअप के, मतलब सेटबैक क्यों लगा हुआ है कोऑपरेटिव्स को, इन 3 रीजंस की वजह से। अब बेटा जरा ध्यान से समझना मेरी बात। ये असर्शन रीजन है। तीसरा, कोऑपरेटिव हैव रिसीव्ड सेटबैक ड्यूरिंग अ रीसेंट पास्ट। अभी बताया कोऑपरेटिव्स को सेटबैक मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि मेंबर्स कम है, ठीक है, और मार्केटिंग लिंक नहीं है, राइट। और लास्ट, इनके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, फंड्स नहीं है। तो ए और आर दोनों करेक्ट हैं, ठीक है, ए और आर दोनों करेक्ट हैं। और सेटबैक क्यों लगा? इन्हीं रीजंस की वजह से। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। नॉन फार्म सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री, मैं इसे डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपने पहले पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? दैट इट इज अ ब्रांच जिसमें हम ब्रीडिंग, रेयरिंग, ब्रीडिंग का मतलब तुम्हें पता ही है, मेट करना, ओके, और रेयरिंग, केयर करना, ठीक है, उनका ख्याल रखना, किसका? फार्म एनिमल्स का। लाइफ स्टॉक फार्मिंग की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है बेटा। अब बेटा एनिमल हस्बेंड्री वो ब्रांच है एग्रीकल्चर की जहां पे ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स में जैसे गोट, कैटल्स, इनका ध्यान रखना, लाइफ स्टॉक फार्मिंग करना इज नोन एज टू बी एनिमल हस्बेंड्री। हम एनिमल हस्बेंड्री को लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं। बेटा जी जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है उसमें एक था सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन एग की प्रोडक्शन के ऊपर था। किसके ऊपर था? एग की प्रोडक्शन के ऊपर। आपको पता है जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर है चाइना और यूएसए के बाद। तो अगर सिल्वर रेवोल्यूशन आएगा तो वो एग प्रोडक्शन का आएगा। मैं थ्योरी पढ़ता हूं इसकी। द सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ एग प्रोडक्शन इन इंडिया बाय यूजिंग एडवांस मेथड एंड टेक्नोलॉजी टू इनहांस एफिशिएंट ग्रोथ इन पोल्ट्री फार्मिंग। और इंडिया के अंदर, इंडिया जो है वो चाइना और अमेरिका के बाद 3rd ऐसी कंट्री है जो एग का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो सिल्वर रेवोल्यूशन किसका होता है बेटा? एग्स का। अगर आएगा तो आपको ध्यान रखना है, ओके। डेयरिंग, डेयरिंग वो ब्रांच है एग्रीकल्चर की जहां पे ब्रीडिंग, ठीक है, रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन किसके लिए करेंगे? डेयरी एनिमल्स के लिए करेंगे। किसके लिए? डेयरी एनिमल्स के लिए, राइट। यहां पिक्चर भी बनी हुई है। अब बेटा एक ऑपरेशनल फ्लड आया था। क्या आया था? ऑपरेशनल फ्लड। ऑपरेशनल फ्लड जो था बेटा उसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट रेवोल्यूशन। ऑपरेशनल फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू किया था एनडीडीबी ने, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। कब शुरू किया था बेटा? 1970 में। और किसने शुरू किया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। बोलो। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ऑपरेशनल फ्लड का? कि नेशन वाइड मिल्क की ग्रिड होनी चाहिए, नेशन वाइज मिल्क की ग्रिड होनी चाहिए, मिल्क प्रोड्यूस करने वाली यूनिट्स होनी चाहिए। और ऑपरेशनल फ्लड में क्या करते थे? फार्मर से मिल्क ले लेते थे, फिर उसकी ग्रेडिंग करके उनको पैसे देते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह। व्हाइट रेवोल्यूशन कौन सा है? ऑपरेशनल फ्लड। और ये किसके ऊपर था? मिल्क पे। सिल्वर रेवोल्यूशन किस पे था? पोल्ट्री फार्मिंग पे, एग्स के ऊपर। किसके ऊपर? एग्स पे।
तो एनिमल हस्बेंड्री में, लाइफ स्टॉक फार्मिंग में सिल्वर रेवोल्यूशन आया था, वो एग्स पे था, और व्हाइट रेवोल्यूशन किस पे था बेटा? मिल्क पे। फिशिंग, फिशिंग तुम्हें पता ही है बेटा, फिशिंग क्या है? फिशिंग रेफर्स टू ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक का मतलब क्या है? जो समुंदर के अंदर है, एनिमल्स हैं, उनको कैच किया, उनको बेचा, दैट इज नोन एज फिशिंग। ठीक है बेटा। अब बेटा फिशिंग कम्युनिटी पानी को अपनी माता मानती है। क्यों? क्योंकि पानी से फिश मिल रही है और उसे सेल करके वो पैसे कमा रहे हैं। तो पहला पॉइंट जज्बाती है, फिशिंग कम्युनिटी रिगार्ड वाटर बॉडी एज अ मदर। सेकेंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन, फिश की प्रोडक्शन इनलैंड, जो इंडिया के अंदर अंदर इनलैंड सोर्सेज हैं 65% है, और जो मेरीन है, सी और ओशन है, वहां से 35% है। ये डेटा आपको याद करना है। शेयर ऑफ फिशिंग इन जीडीपी, जीडीपी का शेयर 0.9% है। ठीक है, फिशिंग का शेयर जीडीपी में कितना है? 0.9%। टोटल जीडीपी का 0.9% फिशिंग से है बेटा। ओके। वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन एम्पावरमेंट हमारी फिशिंग से है, क्योंकि फिशिंग में वुमेन फीमेल रेशो वर्किंग का ज्यादा है। एंड द लास्ट इज ब्लू रेवोल्यूशन। पहला मैंने बताया सिल्वर रेवोल्यूशन एग पे था, फिर मैंने बताया व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क पे था, अब है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो नील क्रांति मिशन है। क्या नाम है इसका? नील क्रांति मिशन। ये 1885 से 1990 तक चला था, 7th 5 ईयर प्लान में। ये डेटा लर्न करना है 7th 5 ईयर प्लान में। और इनका मेन मोटिव क्या था? कि फिश की प्रोडक्शन को डबल करना, फिशरी से इनकम को डबल करना, फार्मर्स की इनकम डबल करना फिशिंग से। दैट इज अ ब्लू रेवोल्यूशन। हॉर्टिकल्चर, मुझे पता है मुझे वन शॉट में कराना है, इसलिए मैं सांस नहीं ले रहा, कॉन्टिन्यूसली बोलता जा रहा हूं। राइट, थक गया मैं भी, फिर भी पढ़ते हैं आगे। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक ऐसा साइंस और आर्ट है जिसमें हम फ्रूट वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहे हैं। तो जो हॉर्टिकल्चर है वो मैंगोज, वेजिटेबल्स को किस तरीके से प्रोड्यूस करना है अच्छे तरीके से, दैट इज हॉर्टिकल्चर। इंडिया का ब्लेस्ड एनवायरमेंट है, वेरिंग क्लाइमेट है, मतलब धूप छांव ऐसा एनवायरमेंट है। तो इंडिया इज बेस्ट, इंडिया की जो लैंड है वो बेस्ट है हॉर्टिकल्चर के लिए, वेजिटेबल फ्रूट्स के लिए। अब कंट्रीब्यूशन क्या है? हॉर्टिकल्चर सेक्टर 6% ऑफ जीडीपी है। फिशिंग कितना था? 0.9%। हॉर्टिकल्चर कितना है? 6%। शेयर इन वर्ल्ड प्रोडक्शन, इंडिया जो है ना बेटा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हॉर्टिकल्चर का। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बाहर एक्सपोर्ट करना। तो हॉर्टिकल्चर का, मैंगोज का, बनानास का, कैश्यू नट्स का एंड ऑल दैट, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी, किसी गांव में हॉर्टिकल्चर खुलेगा, हॉर्टिकल्चर से क्रॉप्स प्रोड्यूस होंगी, फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहे हो या आप वेजिटेबल प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उस विलेज के अंदर उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी इंप्रूव होगी, उन्हें नौकरी मिलेगी। वुमेन एम्प्लॉयमेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन हॉर्टिकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा है। अब जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का है, और फ्रूट्स और वेजिटेबल का कोई भी रेवोल्यूशन है, उस रेवोल्यूशन को हम क्या कहेंगे बेटा? गोल्डन रेवोल्यूशन। क्या है बेटा? गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को प्रोडक्शन, फ्रूट वेजिटेबल के ऊपर फोकस करके प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तो गोल्डन रेवोल्यूशन किसके ऊपर है? हॉर्टिकल्चर, फ्रूट और वेजिटेबल की प्रोडक्टिविटी को कैसा बनाना है, दैट इज गोल्डन रेवोल्यूशन। सिल्वर क्या था? एग वाला, राइट। उसके बाद मिल्क वाला व्हाइट रेवोल्यूशन था, फिश वाला ब्लू रेवोल्यूशन था, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स हॉर्टिकल्चर वाला गोल्डन रेवोल्यूशन है। ये 4 रेवोल्यूशन याद करने हैं बेटा। ओके, मुझे पता है बोरिंग हो रहा है, पर मुझे चैप्टर फिनिश करना है बेटा। इट इज बोरिंग, आई नो दैट, पर तुम्हें समझ आना चाहिए। आईटी, आईटी तो हमें पता है, आईटी वो पार्ट है इंजीनियरिंग का जहां पे हम कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं। और आईटी के अंदर सबसे पहली बात, हम कहते नहीं है हम इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, हम कहते हैं बारिश होने वाली है, धूप आएगी, तो ये आईटी से पता चलता है। किससे पता चलता है बेटा? आईटी से पता चलता है। बहुत बेसिक थ्योरी है, मैं नहीं पढ़वा रहा,
आप जरा ध्यान से कि आईटी को मतलब हम जो फार्मर होते हैं ना वो नेट पे देख लेते हैं बारिश कब आनी है। अब जैसे परसों की बात है, मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया 6:05 तक बारिश आएगी, एग्जैक्टली 2 या 3 मिनट पे बारिश आ गई। तो ये आईटी का यूज कर रहे हैं, क्लाइमेट को आईटी के थ्रू पता कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा आईटी सेक्टर जो है वो नॉन अलाइड एक्टिविटीज में आता है, राइट। और आईटी वो ब्रांच है किसकी? आईटी वो ब्रांच है इंजीनियरिंग की जिसमें हम कंप्यूटर का यूज करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज करते हैं। बहुत बेसिक है। अब ये समझना बेटा, एक है मेरी सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये जो योजना है, इस योजना में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उससे ये बोला गया कि तुझे कोई भी एक विलेज को डेवलप करना है और वो विलेज आपका खुद का नहीं होना चाहिए, ना ही आपके स्पाउस का होना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोला कि आपको एक विलेज को डेवलप करना है और वो विलेज आपका और आपके स्पाउस, आपकी वाइफ का नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी। दैट इज सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें यही थ्योरी लिखी है, आसान सी है, यू विल बी एबल टू हैंडल। ऑर्गेनिक फार्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग बताने से पहले, लास्ट टॉपिक है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग बताने से पहले मैं क्रॉप रोटेशन बताता हूं। मेरे पास एक लैंड है, उस लैंड पे मैं वीट ग्रो कर रहा हूं, सिर्फ वीट ही ग्रो कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना। एक साल वीट को ग्रो किया, एक साल वेजिटेबल्स ग्रो करे, एक साल ऑयल सीड्स ग्रो करी, एक साल पीस के ग्राम या पीस ग्रो करे। तो मतलब क्या है, एवरी ईयर आप अपनी लैंड पे कल्टीवेशन और टाइप ऑफ क्रॉप को अलग अलग यूज करो। दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन एक प्रैक्टिस है जिसमें हम डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को फील्ड पे यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग सीजन के अंदर। दैट इज क्रॉप रोटेशन। एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर एक तरीके का वो क्रॉप है, जैसे आपको ये दिख रहा है, हमने क्या किया, ये सन हिम्प है, राइट, ये क्रॉप है, इसको यूज किया, इसके नीचे ग्रीन 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 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको दोबारा से प्लो बैक करेंगे, ग्रीन हो गया, इसे दोबारा प्लो बैक करेंगे, दोबारा इसी जड़ को नीचे डाल देंगे। और जब दोबारा से इस जड़ को नीचे डालेंगे तो ऑब्वियसली ये जड़ कौन खाएगा? बेटा इस जड़ को खाएगा कौन खाएगा? बायो माइक्रो वो होते हैं, मतलब कीटाणु कहते हैं जिन्हें, वो ये खाएंगे। अब वो जब ये खाएंगे, जैसे देखो, ये देखो, दिस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन। अब ये है, ये जड़ें कौन खाएगा? ये जड़ें कौन खाएगा बेटा? इंसेक्ट्स खाएंगे। मॉइस्चर लग जाएगा इनमें और एयर की वजह से खराब हो जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएगा। अब खराब होके ये क्या बन जाएंगे बेटा? ये क्या बन जाएंगे? खराब होके ये एक तरीके से यू कैन से दैट, ये एक तरीके से क्या जनरेट करेंगे? न्यूट्रिशियस लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, और पोटेशियम। ये 3 चीजें करेंगे। मतलब ये ग्रीन मैन्योर का मतलब क्या होता है? ग्रीन मैन्योर का मतलब होता है कि आप एक क्रॉप को यूज करो, वो दोबारा ग्रीन होगी ऊपर, जब तक वो ग्रीन नहीं होती वो नीचे ही रहेगी। अब वो नीचे होगी, उसे दोबारा प्लो बैक करो। प्लो बैक मतलब दोबारा से इसे नीचे डाल दो। अब जब नीचे दोबारा डालोगे तो वो आफ्टर सम टाइम जो इंसेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा? इंसेक्ट्स होते हैं, राइट, बैक्टीरिया होते हैं, वो इसे खा जाते हैं। इसे खाने के बाद ये न्यूट्रिएंट्स डेवलप होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स जब डेवलप होंगे वो 3 तरीके के होंगे। कौन कौन से होंगे बेटा? एक फॉस्फोरस है, एक नाइट्रोजन है, एक पोटेशियम है। अब ये जब जनरेट होगा यहाँ, तो ये जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना, ये इंप्रूव हो जाएगी। क्या इंप्रूव हो जाएगी? सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। समझ गए? इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मतलब ये चीज इंसेक्ट्स खा गए और उसके खाने के बाद जो ये बचा, और ये बचा फर्टिलिटी इंप्रूव करता है सॉइल की। क्यों? क्योंकि इसे खाने के बाद जो वो इंसेक्ट्स खाएंगे, बैक्टीरिया खाएंगे, उससे सॉइल की जो अपर लेयर है वो ये 3 तरीके की चीजें जनरेट करेगी, न्यूट्रिएंट्स जनरेट करेंगे। समझ गए? ठीक है, तो ये ग्रीन मैन्योर है। तो ग्रीन मैन्योर वो क्रॉप है जिसको हम प्लो बैक करते हैं। प्लो बैक करते हैं मतलब वो उगी, उसे दोबारा अंदर धस देंगे, ठीक है, दोबारा से अंदर धस देंगे। ओके, और ये क्यों करते हैं? लैंड की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। अब ये क्रॉप
पीपल या एनिमल्स के लिए नहीं होती, ये क्रॉप किसके लिए होती है? लैंड की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। वो ग्रीन हुई, फिर इसे नीचे धस दिया, जैसे ही नीचे धसा तो वो आफ्टर सम टाइम डीकंपोज होगी, डीकंपोज आके ये 3 तरीके की चीजें आएंगी जिससे सॉइल की अपर लिमिट क्या होगी? इंप्रूव। अब सॉइल की अपर लिमिट इंप्रूव होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो मैंने 3 चीजें बताई। पहला क्या बताया? क्रॉप रोटेशन। ग्रीन मैन्योर वो क्रॉप है जिस क्रॉप को हम बार बार फ्लो बैक करते हैं, वो उगती है फिर जमीन में डाल देते हैं, उगती है फिर जमीन में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं जमीन में? क्योंकि आफ्टर सम टाइम वो डीकंपोज होगी, डीकंपोज होने के बाद उसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स आएंगे जो ये 3 तरीके की चीजें देंगे जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करेगा। क्यों बताया मैंने? ये बात मैंने इसलिए बताई ताकि मैं आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग बता सकूं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ही यही है कि टेक्निक यूज करो। कौन सी टेक्निक? क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, जो मैंने अभी बताया ग्रीन मैन्योर, ताकि जो अपर लिमिट सॉइल की है उसे हम क्या कर सकें? इंप्रूव कर सकें। हमें साइंटिफिक केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना, हमें ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और वो कौन कौन से हैं बताया मैंने? ग्रीन मैन्योर, क्रॉप रोटेशन एंड सो ऑन। ग्रीन ऑर्गेनिक फार्मिंग का फायदा क्या है? एक तो इकोनॉमिकल है, सस्ती है, क्योंकि जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, तो ये बहुत सस्ता है। अब भैया ऑर्गेनिक फूड ज्यादातर फॉरेनर्स को पसंद है, तो ऑर्गेनिक फूड हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होगा और वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स। प्रोवाइड हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक फूड हेल्दी होता है बेटा, ये इसकी एडवांटेज है। सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनिक फूड से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर किसी विलेज में होगी वहां पे उन लोगों को जॉब मिलेगी। सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट भी सेफ होता है क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं कर रहे, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के 5 मेरिट्स हैं। चैलेंजेस क्या हैं? लेस पॉपुलर, ज्यादा लोग अवेयर नहीं है ऑर्गेनिक फूड के, बहुत कम लोग अवेयर हैं, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग फैसिलिटी हमारे देश में ऑर्गेनिक फूड की इतनी अच्छी नहीं है। लो यील्ड, ऑर्गेनिक फूड की जो यील्ड है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो है। शॉर्टर फूड लाइफ, ऑर्गेनिक फूड बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, और ऑर्गेनिक फूड सभी क्रॉप्स पे अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड क्रॉप्स पे अवेलेबल है, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। पॉपुलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड की पॉपुलैरिटी बहुत कंट्री में बढ़ती जा रही है। अराउंड हर कंट्री में मैक्सिमम मेनी कंट्रीज 10% फूड जो है वो अब ऑर्गेनिक हो गए हैं। बहुत सी रिटेल चेन्स, सुपरमार्केट्स के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो पॉपुलैरिटी ऑर्गेनिक फूड की बढ़ती जा रही है। ऑर्गेनाइक प्रोड्यूस कॉटन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर बेटा 1995 में किसान मेहता प्रकृति एनजीओ था, उसने कहा कि हमें कॉटन प्रोड्यूस करनी है पर हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे। तो 130 फार्मर्स ने 1200 हेक्टर ऑफ लैंड को ग्रो किया ऑर्गेनिकली। कब? 1995 में किसान मेहता ऑफ प्रकृति एनजीओ है, उन्होंने उसमें से 130 फार्मर्स ने 1200 हेक्टर ऑफ लैंड में ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करा कॉटन बिना केमिकल के। अब मेरे बच्चों लास्ट पार्ट, थक गया मैं भी बहुत, पर समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करा बेटा। आई नो थोड़ा बोरिंग हो गया, कोई बात नहीं। इवैल्यूएशन ऑफ डेवलपमेंट इन रूरल एरिया। पहला, स्ट्रेस ऑन डाइवर्सिफिकेशन, रूरल एरिया में डाइवर्सिफिकेशन पे स्ट्रेस करो, समझ गए बेटा। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे भी फोकस करो। रूरल एरिया को अर्बन एरिया से लिंक करो। रूरल एरिया में फैसिलिटीज अच्छी दो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ठीक है, अच्छी फैसिलिटी दो, और फार्मर्स ग्रुप के साथ डायलॉग करो। अगर आप कोई भी चेंजेस कर रही है, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी ला रही है, तो फार्मर्स ग्रुप से पहले डायलॉग करो कि हम ये करने वाले हैं। एंड द लास्ट वन इज मोर एम्फोसिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करो, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज करो और रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसे यूज कर पाए। तो ये था हमारा बेटा रूरल डेवलपमेंट, एंड रूरल डेवलपमेंट मीन्स इंप्रूविंग द ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ, नॉट ओनली द एग्रीकल्चर सेक्टर, अदर एलाइड एक्टिविटी पे भी फोकस करना। बहुत बड़ा चैप्टर था बेटा ये, लिटरली आपको भी पता है मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से कोशिश करी आपको अच्छे से समझ आ पाए, राइट। आई बिलीव आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच,
I'll be coming with the next chapter soon. God bless you all. Take care. Bye bye.